सो टेराफॉर्म में जब हम लोग प्रोवाइडर्स की बात करते हैं ना, तो प्रोवाइडर्स हमेशा जरूरी होते हैं उस टारगेट के लिए जिसके लिए हम रिसोर्स प्रोविजनिंग करने वाले हैं। सो रिसोर्स प्रोविजनिंग अगर हम एडब्ल्यूएस के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए चाहिए, जीसीपी के लिए कर रहे हैं जीसीपी के लिए, अजूर के लिए कर रहे हैं तो अजूर के लिए। सो बेसिकली कल हम लोगों ने यही कवर किया था कि जीसीपी में सर्विस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, और जीसीपी जी क्लाउड एसडीके होता है उसमें सीएलआई, तो कैसे हम लोग ऑथेंटिकेट करेंगे, अजूर में हम लोग कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे, और एडब्ल्यूएस में ऑथेंटिकेशन तो हमें पता ही है। सो चलिए हाई लेवल एक बार फिर से सारा देखते हैं जो भी हमने कवर किया था। सो अगर हम यहाँ डॉक्यूमेंट पे चले, नोट्स पे जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो प्रोवाइडर हम लोगों को पता है, और एडब्ल्यूएस में हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि अगर हमें टेराफॉर्म का डेवलपमेंट, टेराफॉर्म के कोड का डेवलपमेंट अपने एनवायरनमेंट में, अपने लोकल एनवायरनमेंट में करना है, तो हमें एडब्ल्यूएस का सीएलआई इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद एडब्ल्यूएस का सीएलआई इंस्टॉल करके आप उसके कॉन्फ़िगरेशन करके एंड देन टेराफॉर्म चलाएंगे, तो टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली सीएलआई का क्रेडेंशियल ले लेता है, एंड टेराफॉर्म आप अप्लाई करेंगे, प्लान करेंगे तो वो आपके अकाउंट के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। वो हम लोगों ने अभी तक सेटअप भी किया है, प्रैक्टिकली देखा भी है, तो एडब्ल्यूएस पे ही हम लोग कंटिन्यू भी कर रहे हैं। अगर यही चीज मुझे अज्योर में करनी है, राइट, और मैंने ये भी बताया था कि एडब्ल्यूएस में जब हम एडब्ल्यूएस सीएलआई कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहां पे भी सिर्फ एडब्ल्यूएस एक्सेस की आईडी और एडब्ल्यूएस सीक्रेट एक्सेस की ही जरूरत होती है। और अगर सीआईसीडी पाइपलाइन में आप यूज करेंगे कहीं पे, वहां पे भी आपको इन्हीं दोनों की इन्वायरमेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप शेल में यूज कर रहे हैं, राइट, शेल मतलब बैश शेल में यूज कर रहे हैं, या फिर आप अगर पावर शेल में यूज कर रहे हैं, तो आप कैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे और लॉग इन करेंगे। सो एडब्ल्यूएस में तो था, बट अज्योर में ये हम कैसे करें। सो अज्योर में पाइपलाइन से अगर आप क्रिएट करते हैं, तीनों ही क्लाउड में सीएलआई तरीका लागू होता है। यानी लोकल डेवलपमेंट के लिए अगर मुझे अज्योर में यूज करना है तो मैं अपना अज्योर का सीएलआई कॉन्फ़िगर करूंगा, गूगल क्लाउड में करना है तो गूगल क्लाउड का सीएलआई कॉन्फ़िगर करूंगा, और उसके बाद मैं उसमें टेराफॉर्म चला सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम अगर सीआईसीडी पाइपलाइन का यूज करना है तो फिर मैं अज्योर में कैसे करूंगा और जीसीपी में कैसे करूंगा, क्योंकि एडब्ल्यूएस का तो हमें पता है, और हम लोग सीआईसीडी पाइपलाइन के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी, क्योंकि एक डेडिकेटेड चैप्टर है हमारे पास उसके लिए। तो यहाँ पे अज्योर में हमें जैसे इसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे हमें 4 कीज की जरूरत पड़ती है: एआरएम क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, टेनेंट आईडी एंड सब्सक्रिप्शन आईडी। ये बेसिकली सर्विस अकाउंट का यूज है करते हैं यहाँ पे। ये चीज हमें मिलती कहाँ से है? सो इफ यू सी, मैंने पोर्टल अज्योर आप लोगों को ओपन किया था और ओपन करके यहाँ पे दिखाया था सर्विस अकाउंट का क्रिएशन कैसे करते हैं। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पे गया था, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सर्विस अकाउंट क्रिएशन मतलब एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, और नाम देने के बाद आप रजिस्टर कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन आईडी रजिस्टर हो जाती है उस नाम से। एप्लीकेशन आईडी रजिस्टर करने के बाद जैसे मैं यहाँ अगर ऑल एप्लीकेशन में जाऊँ, तो ये वाला है जो हम लोगों ने कल क्रिएट किया था, राइट, क्रिएटेड ऑन 3rd of August। तो आप इस सर्विस अकाउंट को जब क्रिएट होगा तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा इमीडिएटली। फिर यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी मिल जाती है ये वाली, टेनेंट आईडी मिल जाती है यहाँ से, सब्सक्रिप्शन आईडी आपको मिल जाती है जब आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं, तो जिस सब्सक्रिप्शन के अंदर बनाना चाहते हैं उसका सब्सक्रिप्शन आईडी आपको यहाँ से मिल जाएगा। लास्ट में बचता है कि क्लाइंट सीक्रेट कैसे मिलेगा। तो क्लाइंट सीक्रेट आप उसी एप्लीकेशन आईडी में वापस जाएंगे, ऐप रजिस्ट्रेशन, ऑल एप्लीकेशन, डिलीट मी ऐसे, तो यहाँ पे ये है सीक्रेट, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी सीक्रेट है। इसको बनाने का तरीका भी वैसा ही है जैसे कल मैंने आपको बताया था कि शुरू में जब आप एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो सीक्रेट आपके पास नहीं रहेगा। उस सिचुएशन में आपको ऐड न्यू क्लाइंट सीक्रेट करना है, यहाँ पे कितने दिन के लिए बनाना चाहते हैं वो देके ऐड कर देंगे, आपका सीक्रेट बन जाएगा। सो दिस वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है
ये आप कॉपी कर सकते हो। तो आपको चारों वैल्यूज मिल गई, क्लाइंट आईडी मिल गई, क्लाइंट सीक्रेट मिल गया और टेनेंट आईडी। ये 3 वैल्यू आपको मिल जाती है आपके एप्लीकेशन से, सर्विस प्रिंसिपल या सर्विस अकाउंट से। सब्सक्रिप्शन आईडी आपको सब्सक्रिप्शन से मिल जाता है। तो इन चारों वैल्यू को अगर आप अपने CI/CD पाइपलाइन में या अपने डेस्कटॉप के एनवायरनमेंट में सेटअप करेंगे, देन यू आर नॉट यूजिंग अजूर CLI, तो ये काम कर जाएगा। अगर अजूर CLI यूज करते हैं तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया था कि आप अजूर CLI एक तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत आसान है इंस्टॉल करना। अजूर CLI पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। एक MSI फाइल है ये, 64 बिट। डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर यहाँ आपको अपना एक कमांड खोलना पड़ता है, यहाँ पे एजेड। और ये कमांड आपका TMD भी हो सकता है, पावर सेल भी हो सकता है, लाइनक्स टर्मिनल भी हो सकता है, मैक टर्मिनल, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आप एजेड लॉगिन कमांड चलाते हो। जब आप एजेड लॉगिन चलाते हो तो अजूर का लॉगिन विंडो खुलता है, जो अजूर पोर्टल पे ले जाता है। फिर वहां आप लॉगिन करते हो तो यहाँ हो जाता है। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट भी किया है, देखा भी है, राइट, वीडियो में रिकॉर्ड होता है। सो ये इतना होते ही आपका अजूर CLI काम करना शुरू कर देगा। फिर आप यहाँ पे अजूर के कमांड्स वगैरह चला सकते हैं और वैलिडेट कर सकते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, राइट। अब इतना अगर हो गया तो फिर आप अजूर का कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर सकते हैं, टेराफॉर्म का। यहाँ पे मैंने अजूर के कॉन्फ़िगरेशंस फिर लिखे थे। अजूर के कॉन्फ़िगरेशंस में मैंने एक रिसोर्स बनाया था, छोटा सा रिसोर्स ग्रुप, और आप लोगों को दिखाया था। तो वो कोड कैसे लिखते हैं, फिर वो ऑथेंटिकेशन के बाद अजूर का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आएगा। तो अजूर का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम जगह से आता है। हम लोगों ने लास्ट देखा था कल के सेशन में कि ब्राउज प्रोवाइडर पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप अजूर पे क्लिक करते हैं तो यूज प्रोवाइडर में तो आपको वो मिल गया। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, तीनों प्रोवाइडर को यूज किया था जब प्रोवाइडर पढ़ रहे थे। फिर आप जाओ डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद यहाँ पे फिर आपको मिलता है रिसोर्स पे। सो आप यहाँ पे रिसोर्स अंडर स्कोर ग्रुप ऐसा सर्च करेंगे तो अजूर रिसोर्स ग्रुप का ऑप्शन दिखता है। और ये अजूर रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाता है कि आपको रिसोर्स ब्लॉक में क्या लिखना चाहिए, रिसोर्स ब्लॉक में क्या लिखना है, साथ ही साथ इस रिसोर्स ब्लॉक में और क्या क्या वैल्यूज सपोर्टेड है। जैसे इसमें लोकेशन, नेम और टैग, ये 3 चीजें सपोर्टेड, राइट। तो आपने यहाँ से रिसोर्स ब्लॉक कॉपी कर लेना है। अगर आपको वर्चुअल मशीन बनानी है तो आपको अजूर RM वर्चुअल मशीन क्लिक करेंगे, आपको अजूर लाइनक्स वर्चुअल मशीन, अजूर विंडोज वर्चुअल मशीन आपको मिल जाएगी ऑप्शन। तो यहाँ से आप क्लिक करें। जैसे अगर आपको विंडोज मशीन चाहिए तो उसका एग्जांपल भी आपको दिख गया, राइट, कि आपको प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर करना है, फिर आपको रिसोर्स ग्रुप कॉन्फ़िगर करना है, फिर एक वर्चुअल नेटवर्क बनाना है, सबनेट बनाना है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाना है, विंडोज वर्चुअल मशीन बनाना है और उसमें उनकी वैल्यूज यूज कर लेना है। सो हम लोगों ने कल ये भी देखा था इसी यूज केस के साथ कि कैसे एक रिसोर्स की वैल्यू दूसरे रिसोर्स में इस्तेमाल की जाती है। तो जैसे इन दोनों को अगर मैं केवल पिक्चर में लाऊं और आपको दिखाऊं, और यही दोनों का हम लोगों ने सिर्फ ये 2 ब्लॉक लेके इसका एग्जांपल पूरा देखा था। सो रिसोर्स ब्लॉक में हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे, इसमें हम नाम देते हैं और लोकेशन देते हैं। सो रिसोर्स ग्रुप का नाम और रिसोर्स ग्रुप की लोकेशन, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो हर रिसोर्स के क्रिएशन के टाइम में आपको जरूरत पड़ती है। तो अगर आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो नेटवर्क का नाम और एड्रेस स्पेस तो आपने दे दिया, प्रिसाइज वैल्यू होगी वो आप दे देंगे। लेकिन इसके बाद फिर आपको जब लोकेशन वापस इसमें डालना है और रिसोर्स ग्रुप का नाम, तो रैदर कि आप फिर से इसको लिखो वैल्यू, राइट। हार्ड कोड वैल्यू ये दोनों आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप लिखोगे, सोचो यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी, तो ऐसे कितनी जगह लिखना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कभी भी यूज केस होता है तो आप क्या करेंगे, या तो इन वैल्यूज को आप वेरिएबल में डिफाइन करेंगे जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अदरवाइज अगर ये वैल्यूज एक रिसोर्स में ऑलरेडी आपने डिफाइन कर दी है तो वहीं से यूज कर लीजिए बाकी जगह पे, राइट। कैसे यूज करते हैं, जैसे अगर ये चीज, ये वैल्यू हमें कहीं और डिफाइन करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल लोकेशन और रिसोर्स ग्रुप का नाम यहाँ डिफाइन करना है, तो मैंने बताया कि आप ये नाम डॉट लगा के, ये फिर डॉट लगा के जो ये वैल्यू चाहिए वो लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोकेशन में ये चाहिए था तो हो जाएगा अजूर RM रिसोर्स ग्रुप यहाँ तक
डॉट एग्जाम्पल डॉट लोकेशन। सो डॉट एग्जाम्पल डॉट लोकेशन, नेम चाहिए तो सेम डॉट एग्जाम्पल डॉट नेम, सो डॉट एग्जाम्पल डॉट नेम। तो ये हम लोगों ने क्रिएट किया था इस तरह से रिसोर्स, और उसको समझा था डिटेल। ये था अजूर के लिए। उसके बाद हम लोग जीसीपी में गए, तो जीसीपी का भी इसमें डॉक्यूमेंटेशन में दिया है कि जीसीपी का क्रेडेंशियल कैसे यूज किया जाता है। सो मैंने आप लोगों के सामने console.cloud.gcp.com google.com खोला था। खोल के मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट होता है, ये प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट की आईडी होती है, उसकी जरूरत हमें पड़ती है। फिर जब आपको यहाँ पे सर्विस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखना है, राइट। तो सर्विस अकाउंट या यूजर अकाउंट, अगर आपने गूगल क्लाउड का सीएलआई इंस्टॉल किया है तो गूगल क्लाउड का भी सीएलआई इंस्टॉल करना आसान ही है। गूगल क्लाउड सीएलआई इंस्टॉल ऑन विंडोज आप देख सकते हैं, गूगल करके नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो इंस्टॉल किया ना, तो इसे मैक ओएस के लिए है, ये विंडोज के लिए किया, तो यहाँ डीएल करके गूगल क्लाउड एसडीके इंस्टॉलर फाइल आती है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और ये exe फाइल भी सेम उसी तरीके से विंडोज में इंस्टॉल होगी। नेक्स्ट डबल क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके पास जी क्लाउड कमांड आ जाता है। लेकिन जी क्लाउड कमांड आ जाता है तो आप जी गूगल क्लाउड में थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट है। जैसे आप यहाँ पे एजेड लॉगिन कमांड चलाते हैं, वैसे ही जी क्लाउड के लिए आपको जी क्लाउड ऑथ एप्लीकेशन डिफॉल्ट लॉगिन ये कमांड यूज करना पड़ता है। सो इससे एप्लीकेशन का डिफॉल्ट लॉगिन इनेबल हो जाता है, विच इज टेराफॉर्म का जैसे आप ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं। तो ये कमांड फिर हमने चलाया, जब इसको चलाया तो ये इसने भी गूगल का स्क्रीन ओपन किया ब्राउजर में, और उसके बाद वहां पे हमने लॉगिन किया एंड देन हमारा ऑथेंटिकेशन हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पे गूगल के रिसोर्सेस लिखे थे। गूगल के रिसोर्सेस लिखने का भी तरीका सेम है। रजिस्ट्री में आप जाते हो और रजिस्ट्री में ब्राउज प्रोवाइडर करके फिर ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। यूज प्रोवाइडर में आपको पता है इसको इसे लिखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आपको यहाँ पे एक बेस करके मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हमको क्रिएट क्या करना है, अगर हमें वर्चुअल पीपीसी क्रिएट करना है कंप्यूट नेटवर्क का या कुछ और, तो यहाँ पे भी उतने ही रिसोर्सेज हैं। हम लोगों ने कल क्या क्रिएट किया था, वर्चुअल मशीन, राइट, वीएम इंस्टेंस। सो ये डाउन द लाइन व्हाट वाज दैट, कंप्यूट गूगल कंप्यूट एड्रेस, ये है कंप्यूट इंजन। कंप्यूट इंजन के अंदर रिसोर्सेस, रिसोर्सेस में फिर आप कंप्यूट वी, वी से देखिए सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। इंस्टेंस, सो गूगल क्लाउड, गूगल कंप्यूट इंस्टेंस, ये वाला। तो हम लोगों ने कल गूगल कंप्यूट इंस्टेंस देखा, यहाँ पे कैसे आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। सो यहाँ से लेके वैल्यूज पूरी थी। हमने कुछ वैल्यूज काट छांट की थी जिनकी जरूरत नहीं थी। फॉर एग्जांपल ये मेटा डेटा, ये सर्विस अकाउंट की वैल्यू नहीं चाहिए थी, बिकॉज अनलेस यू एक्सप्लिसिटली वांट टू एसोसिएट अ सर्विस अकाउंट, इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी भी जरूरत नहीं थी। तो वो हम लोगों ने काट छांट भी किया था, क्रिएट रिसोर्स को रखा एंड देन उसके बाद हम लोगों ने टेराफॉर्म प्लान अप्लाई चला के रिसोर्स क्रिएट किया था। सो बेसिकली हमने कल गूगल क्लाउड, अजोर क्लाउड और एडब्ल्यूएस क्लाउड के कितने, उनमें उनके ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंस होता है वो समझा। ये जरूरी था इसलिए भी क्योंकि आपको टेराफॉर्म पढ़ना है, तो टेराफॉर्म में हम अलग अलग प्रोवाइडर्स के साथ क्या क्या डिफरेंट चीजें होती हैं वो आपने अगर एक बार जान लिया, तो उसके बाद अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो टोटल केवल हमारा हैशीकार्प लैंग्वेज है। हैशीकार्प लैंग्वेज में आपको केवल और केवल हैशीकार्प लैंग्वेज पढ़ना है बस, बेस्ड ऑन जो भी रिसोर्स ब्लॉक हम लोग इस्तेमाल करेंगे उस रिसोर्स ब्लॉक के हिसाब से, ठीक है। तो रिसोर्स ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन हमें ऑलरेडी रजिस्ट्री में मिल जाता है, उस प्रोवाइडर के डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाता है। उसको कोई भी याद तो रख नहीं सकता, सभी को हमेशा यूज ही करना पड़ता है, देखना पड़ता है, राइट। तो यहां तक हमने कल समझा था। इससे बेसिकली हम ये कॉन्फिडेंस देना चाहते थे कि आप सबको अब टेराफॉर्म लिखने में किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के साथ कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक।
तो अब यहाँ से जिसको भी जिस भी क्लाउड में अपना प्रैक्टिस करना है वो शुरू कर सकता है मेरे साथ। मैं AWS में करूंगा, आप लोगों को जिस भी क्लाउड में प्रैक्टिस करना है कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो भी आपको बताऊंगा वो आपके उस क्लाउड के रिसोर्स पे भी अप्लीकेबल होगा सेम तरीके से। तो आप लोग उस पे कीजिए, उसके प्रैक्टिसेस फॉलो कीजिए, और जहाँ पे भी डाउट होता है या जो चीज लगती है कि कैसे यूज करेंगे वो मेरे से पूछिएगा। ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने आज अभी तक आपको बताया है लास्ट 3 सेशन में और अभी तक आज, ये डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स के बीच में। इसके बाद जो हम लोग जर्नी तय करेंगे उसमें ओवरऑल हमारा टेराफॉर्म सेम रहता है सभी के लिए, यानी हम सेम रिसोर्स ब्लॉक। अब हम वेरिएबल पढ़ेंगे तो वो भी सब में सेम तरीके से लगेगा, लूप पढ़ेंगे वो भी सेम तरीके से लगेगा, राइट, एंड कंडीशंस वगैरह वो भी सेम तरीके से लगेगा। तो आइए अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज का। तो लास्ट 20 मिनट में भी हाई लेवल कवर्ड कल क्या क्या किया था। सो आज हम बेसिकली दो चीजें कवर करना चाहते हैं, एक तो वर्जन कंस्ट्रेंट, दूसरा प्रोवाइडर एलियास, जो क्विकली हो जाएगा, रैप अप कर सकते हैं फर्स्ट हाफ में। उसके बाद सेकेंड हाफ में हम लोग वेरिएबल हैंडलिंग एंड लोकल ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्जन कंस्ट्रेंट क्या होता है उसको समझाने से पहले, हाउ मेनी ऑफ यू नो द सिमेंटिक वर्जनिंग? किसी को पता है सिमेंटिक वर्जनिंग क्या होता है सॉफ्टवेयर में? जो हम अपने सोर्स कोड को मतलब गिट के ऊपर मैनेज करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब किया जाता है ना, तो सॉफ्टवेयर हम्म। डेवलपमेंट में किसी भी सॉफ्टवेयर का जो वर्जन दिया जाता है, मतलब जैसे एंड्रॉयड वर्जन 15, 14, 13, राइट। हम्म। कुबरनेटिस के भी बहुत सारे वर्जन होते हैं। तो वैसे ही जब भी आप कोई भी छोटा या बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो सभी में एक वर्जन डिफाइन किया जाता है। लेकिन वो वर्जन में आप कोई भी नाम ऐसे ही नहीं दे सकते, उसका एक तरीका होता है। उस तरीके को बोला जाता है, वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसको बोला जाता है सिमेंटिक वर्जनिंग। इंडस्ट्री में सब जगह इसी को यूज किया जाता है। इसको सेमवर भी बहुत लोग बोलते हैं, SEMVER। सो सिमेंटिक वर्जनिंग कॉमनली नोन एज सेमवर, राइट, एंड it is a versioning system that basically aims to convey the meaning about the underlying code, right? So if you are making a change on one version to the next, then you will be able to understand properly impact क्या होता है। So based on the impact भी वर्जनिंग किया गया है। अब सिमेंटिक वर्जनिंग बेसिकली होती क्या है, ये कुछ ऐसे शुरू होता है जैसे 1.0.0। अब ये शुरू कैसे होता है, ये बेसिकली हम करते हैं मेजर वर्जन डॉट माइनर वर्जन डॉट करके फिर जो पैच वर्जन होता है वो। अब मेजर क्या होता है, अगर मेजर की बात करें तो मेजर बेसिकली ये भी इंक्रीमेंटेड, सारे ही इंक्रीमेंटेड होते हैं, राइट, लेकिन ये इनकम्पैटिबल एपीआई चेंजेस इसमें होते हैं। इनकम्पैटिबल एपीआई चेंजेस, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर आपका मेजर वर्जन चेंज हुआ तो आपके फीचर में बहुत कुछ चेंज हो सकता है, पूरी कॉम्पेटिबिलिटी हिल सकती है। ठीक। और माइनर का मतलब क्या होता है कि माइनर में बेसिकली एडेड फंक्शनैलिटी आती है। सो इसमें आपको एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी तो रहेगी, मतलब पुराना तो पूरा चीज सपोर्ट करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी होती है। तो एडेड फंक्शनैलिटी एंड बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी दोनों रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर नया माइनर वर्जन आ गया तो वो कोई इम्पैक्ट कर जाएगा, नहीं, मेजर वर्जन होगा तो इम्पैक्ट करेगा। क्या होता है, कैसे टेराफॉर्म में इम्पैक्ट करता है, वो मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पैच वर्जन जो होता है वो बेसिकली बैक, ये भी होता है इंक्रीमेंटल चेंज, राइट, इंक्रीमेंटल और बैकवर्ड कॉम्पैटिबल। इसमें भी ऐसा नहीं होता कि बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो पुराना कोड चल रहा है तो वो चलता रहेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है। बट किसका, इसमें एडेड होता है इंक्रीमेंटल फंक्शनैलिटी का माइनर में विथ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। पैच में क्या होता है, पैच में बग फिक्सेस होता है। ठीक। तो मेजर मतलब प्रोडक्ट का मेजर चेंज, एपीआई चेंज। माइनर मींस
functionality addition. Patch means bug fixes addition. So in short, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेजर, माइनर और पैच, तो माइनर अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो कोई हमारे लिखे हुए कोड पे फर्क नहीं पड़ता, पैच वर्जन भी अगर बढ़ाते जाएंगे तो हमारे लिखे हुए कोड पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब टेराफॉर्म में कैसा हुआ, आइए वो देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यहाँ जाएं हमारे रजिस्ट्री में और आप किसी भी टेराफॉर्म ऑब्जेक्ट को कंसीडर कीजिए, फॉर इंस्टेंस प्रोवाइडर को लीजिए, यू विल सी कि यहाँ पे जो प्रोवाइडर है, इस प्रोवाइडर का एक वर्जन है, एंड इफ यू सी दिस वर्जन, राइट, मेजर, माइनर, पैच, और ये आपका प्रोवाइडर वर्जन जो है, ये इस प्रोवाइडर की एपीआई के डेटा सोर्स के लिए होता है। ये मैंने आपको इनिशियली पढ़ाया था ना, तो मैंने बोला ना जहाँ पे कि ये बेसिकली कौन होता है, वेयर इज दैट, ट्रांसलेटर, है ना। तो ये ट्रांसलेटर जो होता है, इसको अब एपीआई की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एडब्ल्यूएस की एपीआई में मान लो पहले 4 सर्विसेज थी, 5वीं सर्विस एडब्ल्यूएस ने ऐड कर दिया। अब उस 5वीं सर्विस का फंक्शनलिटी प्रोवाइडर के पास है नहीं, तो वो 5वीं सर्विस के साथ टेराफॉर्म, अगर उस 5वीं सर्विस के लिए आपने टेराफॉर्म कोड लिख भी दिया तो आपका प्रोवाइडर उसे एडब्ल्यूएस पे अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास उसकी डिफिनीशन नहीं है। गॉट इट? ये चीज होता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्जन्स पे क्लिक करेंगे, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन 561, क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कब कब रिलीज हुआ है, कौन कौन सा वर्जन, एंड इफ यू क्लिक ऑन व्यू, सो आपको पता चलेगा कि यार 5.54 जब रिलीज हुआ था 2 महीना पहले एंड 0, कोई कोई बग भी आ गया था, शायद उस बग की वजह से इन्होंने फिर 5.54.1 भी रिलीज किया था। ठीक है, तो ये फीचर बढ़ते जाते हैं क्लाउड में कंटिन्यूअसली, इसलिए इनको फीचर बढ़ाने के लिए माइनर वर्जन कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहना पड़ता है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि अगर आपका कोड आप लिख रहे हैं टेराफॉर्म में, तो आपको प्रोवाइडर का डेफिनेशन कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोवाइडर यहाँ हार्ड कोडेड है। जितनी बार भी आप डाउनलोड करोगे यही प्रोवाइडर वर्जन आएगा 560, अब तो 561 आ गया, राइट। 10 दिन पहले हमने किया, 3 दिन पहले ये आ गया। तो अभी लेकिन हमने जो कोड लिखा है अगर इसको मैं अभी करूं तो ये हमेशा वही कर रहा है। यू सी टेराफॉर्म इनिट चलाओ, ये हमेशा यही वर्जन डाउनलोड करेगा 560, 61 नहीं करेगा। लेकिन 61 होना चाहिए, राइट, लेटेस्ट पे होना चाहिए। इसलिए जरूरी है क्योंकि एडेड फीचर्स आएंगे। ओके, सो यहाँ पे कैसे हम इस वर्जन को लिखते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्जन कंस्ट्रेंट। ठीक, इस पे एग्जाम पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। सो वर्जन कंस्ट्रेंट क्या होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन में भी हमारे मेंशन है। अगर आप यहाँ जाएं तो वर्जन कंस्ट्रेंट बेसिकली प्रोवाइडर के लिए, मॉड्यूल के लिए और इन दोनों के लिए ही बेसिकली यूज होता है, खासतौर से रिक्वायर्ड वर्जन में जब हम प्रोवाइडर को यूज करते हैं तब। वर्जन कंस्ट्रेंट बहुत आसान है, वर्जन इज इक्वल्स टू करके शुरू होगा, उसके बाद आपका जो वर्जन है डायरेक्ट मेंशन कर देंगे तो स्टैटिक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 1.2.0 से इज इक्वल्स टू या इससे बड़ा, तो इससे बड़े में कुछ भी चलेगा, वो 2 डॉट भी हो सकता है, राइट। और अगर आपको 2 डॉट से छोटा चाहिए, यानी 1.2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो, इधर 0 कुछ भी हो, राइट, लेकिन 2.0.0 से छोटा, मतलब 1 तक ही रहते। अगर आपको ऐसा चाहिए, राइट, तो आप ये लिखिए, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड ऑप्शन टू मेक श्योर कि आपके जो वर्जन है वो कंटिन्यूसली अपडेट होते रहेंगे। इससे होगा क्या, नेक्स्ट टाइम जब भी आपका टेराफॉर्म पाइपलाइन चलेगा या आप टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे, टेराफॉर्म इनिट हर बार चलाएंगे, और जब आप चलाएंगे तो ये 560 भले आपने लिखा है, लेकिन जो भी लेटेस्ट अवेलेबल होगा वो डाउनलोड हो जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये चीज मेंशन करूं यहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ है, राइट, और फिर देखूं कि क्या चेंज आता है, तो हमें काफी हद तक पता चल जाएगा। सो 5.60 ये हमने लिखा, राइट। इसमें हमने कैसे मेंशन किया हुआ है ये चीज, इसको आप चाहो तो कॉपी कर लो रेफरेंस के हिसाब से।
फॉर एग्जाम्पल ऐसा, तो आप यहाँ पे दिस इज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो इस वाले इज इक्वल्स टू को नहीं छेड़ना है, आपको इसे छेड़ना है। और ये डबल कोट्स के अंदर ही लिख रहेगा जो कुछ रहेगा, फिर कामा कर दिया आपने और फिर जाके आपने लिखा ये ऐसे। अब ये लिखा तो ये 6 डॉट मैं आराम से कर सकता हूँ, राइट, 6.0.0, ठीक। ऐसे अगर मैंने मेंशन कर दिया तो क्या होगा, अगर मैंने ऐसे मेंशन कर दिया तो देखो अभी मैंने टेराफॉर्म इनिट चलाया आपके सामने, टेराफॉर्म इनिट ने क्या किया, 560 को डाउनलोड किया जो कि हार्ड कोडेड था। अब 560 के बजाय देखो मैंने ऐसा कर दिया इतना, तो अभी 6 तो रिलीज हुआ नहीं है, लेकिन 560 और 6 के बीच में क्या रिलीज हुआ है, 561। सो ये 561 इसे डाउनलोड करके ले आना चाहिए इफ यू रन टेराफॉर्म इनिट, राइट। ये तो नहीं ला रहा है, सो व्हाट इज द चेंज, और क्यों नहीं लाया ये, राइट। ये कॉम्पेटिबिलिटी बता रहा है कि आपका यहाँ इस वर्जन पे हो सकता है, लेकिन ये डाउनलोड नहीं कर रहा है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक है वर्जन जो इसके बीच में आता है। और वर्जन कंस्ट्रेंट में यही चीज समझने का बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। सो ये जो कोड है, अगर ये कोड बता रहा है कि इनके बीच में कोई भी प्रोवाइडर अगर इनिट करके डाउनलोड हुआ है तो वो काम कर जाएगा, राइट। तो अभी ऑलरेडी डाउनलोडेड हुआ है, तब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। मैंने अगर ऑलरेडी टेराफॉर्म इनिट किया है, 560 है, वर्जन कंस्ट्रेंट जो मैंने लिखा है इसके हिसाब से ये बोल रहा है कि एनी वर्जन बिटवीन दिस टू दिस चलेगा। सो ऑलरेडी 5.60 है, तो अगर आप इनिट करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू अपडेट, ठीक है, वही रहेगा। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि 561 तो है, तो आप इस टेराफॉर्म फोल्डर को डिलीट करो, डिलीट कर दो, जिससे कि आपका जो वर्जन है, करंट वर्जन 560, वो चला जाए। व्हाट डज इट मीन, बेसिकली पाइपलाइन में हर बार आप इनिट करते हो, नए मशीन पे लॉन्च होता है पाइपलाइन, लोकल मशीन है तो वहां पे भी आप प्रोवाइडर को तो बिंदास डिलीट कर सकते हो, प्रोवाइडर कोई डेटा तो होता नहीं, हर बार डाउनलोड हो जाएगा, उसमें क्या है, राइट। बहुत ध्यान से देखो अपनी स्क्रीन को सामने, ठीक है, अपनी स्क्रीन को सामने बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से टेराफॉर्म इनिट चला रहा हूं और अब की बार देखिएगा कि क्या वर्जन लेके आता है। जी, अब ये वर्जन कंस्ट्रेंट मैचिंग देख रहा है और इंस्टॉलिंग क्या कर रहा है, 561। वर्जन कंस्ट्रेंट मैच तब करेगा जब उसे टेराफॉर्म प्रोवाइडर नहीं मिलेगा और उसे फाइंड आउट करना होगा। फाइंड आउट करना होगा तब वो रिमोट पे जाएगा, रिमोट पे जाएगा तो वहां पे सर्च करेगा, लेकिन अगर उसको ऑलरेडी कोई चीज मिल रही है तो वहां क्यों जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसी वर्जन से काम चला लेगा, बिकॉज वर्जन कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहा था, अब नहीं हो रहा है क्योंकि उसे डाउनलोड करना था, तो वो इनके बीच में चेक कर रहा है विच एवर इज लेटेस्ट। तो ये वाला जो वर्जन कंस्ट्रेंट हम लोगों ने लिखा, इसका मतलब यही है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और कुछ इसी तरह से बना के आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाए, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, 561 आ गया। वापस इसको हम लोग रिवर्ट करेंगे और डिलीट करेंगे और एक और वर्जन कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे और उसका इम्पैक्ट देखेंगे। सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू मेक इट एज 560 अगेन, ठीक है, इसको वापस से डिलीट करेंगे एंड मेन पे अभी ये वर्जन है, इसको इनिट करके डाउनलोड करते हैं 560 को। सॉरी, आई थिंक वी मिस समथिंग, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन से वाले को डाउनलोड करें जहाँ पे थर्ड वर्जन चेंज हुआ, ये वाला चेंज हुआ, 556.0 करना चाहिए, तो उसी को करते हैं 556.0 and I need to delete again. फाइन, 556 डाउनलोड कर रहा हूं मैं, 556 पाया क्योंकि हमने हार्ड कोड मेंशन किया था एंड देन इट इज डाउनलोड। नेक्स्ट जो वर्जन कंस्ट्रेंट है
जो आपको समझना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे लेके आया थर्ड वाले के लिए, इसको लेके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है, वो है ये। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ किसी के भी आगे, लेट्स से 1.04 इसके आगे ऐसे लिख दिया, सो इसका मतलब क्या होता है, ये काफी स्पेसिफिक है। दिस अलाउस ओनली द राइट मोस्ट वर्जन कंपोनेंट टू इंक्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल 1.0.4 है, तो 1.0.5 अगर लेटेस्ट वर्जन है तो ये डाउनलोड होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगर 1.1 हुआ तो सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन हो तो यहाँ पे पूछिएगा। 1.1.0 है, ये सेटिस्फाई हो जाएगा अगर मैंने ऐसा लिखा था। ये सेटिस्फाई होता है दिस सेटिस्फाई, कौन कौन से सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 1.1.4 को, 1.1.8 को, बट ये सेटिस्फाई नहीं करता 1.2.0 को। राइट, सो राइट मोस्ट वर्जन जो है वो इंक्रीमेंट हो सकता है उसके आगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5, तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसको भी सेटिस्फाई नहीं करता, इसको भी सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि राइट मोस्ट वर्जन इंक्रीमेंट, यार 5 4 तो पहले आ गया, तो ये वर्जन सेटिस्फाई नहीं करता, इसको करता। राइट, और अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, 1.1 केवल लिख दिया, तो अब ये सेटिस्फाई करेगा इसको, राइट मोस्ट वर्जन। अब 2 ही अंक हैं और 2 अंकों में राइट मोस्ट वर्जन क्या है? 1, तो ये सेटिस्फाई करता है 1.2 को, 1.4 को, बट ये सेटिस्फाई नहीं करता 2.0 को। राइट, नहीं करेगा। ओके, सो ये वर्जन कंस्ट्रेंट देने से कैसे इंपैक्ट आता है, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, 5.56.0 हमने मेंशन किया है। डाउनलोड भी अगर आप देखेंगे तो 5.56.0 डाउनलोड हो चुका है। मुझे बस यहाँ पे वो मेंशन करना है ऐसे, ये इज इक्वल्स टू हमेशा रहेगा, आप वैल्यू में चेंज कर रहे हो, बहुत ध्यान देना हमें। अब देखते हैं सेम वैसे ही कि अगर मैं वापस, मेरे पास डाउनलोड वर्जन ऑलरेडी 5.56 है, लेकिन 5.60.01 आ चुका है। इस सिचुएशन में अगर मैं इनिट चलाऊंगा तो क्या करेगा? क्या ये सेटिस्फाई ऑलरेडी हो जाएगा तो छोड़ देगा, या फिर इंक्रीमेंट है तो जाके चेक करेगा? आओ देखते हैं। सेम सिचुएशन, किसी के लिए भी कोई डेविएशन नहीं है, किसी के लिए भी किसी भी कंडीशन में कोई डेविएशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि ये चीज काम तब आती है जब वो इनिट करेगा और उसके पास लोकली नहीं होगा। तो जो लोकली है, यहाँ जो मैं सेटिस्फाई करने की बात कर रहा हूँ वो क्या है? लोकली अगर वो एक वर्जन पड़ा हुआ है ऑलरेडी और वो इसके साथ कंपैटिबल है, इस कंस्ट्रेंट को मानता है, तो टेराफॉर्म चलेगा। नहीं मानता है तो नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने, मेरे पास 5.60 है, ये 5.56 है, राइट। मैं यहाँ पे अगर 5.7 कर दूं तो ये मानेगा? कतई नहीं मानेगा, फिर फेल करेगा, क्योंकि वर्जन डज नॉट मैच विद द कॉन्फ़िगर्ड वर्जन कंस्ट्रेंट, है ना? दिस इज हाउ इट इज, राइट। बट ये सेटिस्फाई करेगा 1 को, अगर मैं यहाँ 1 कर दूं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। और अगर 1 करके मैं यहाँ पे इनिट चलाऊंगा, तो क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, इसलिए वो डाउनलोड करके ले आएगा। सॉरी, एग्जिस्टिंग वाला है ना, तो एग्जिस्टिंग वाले को मैच करता है हमेशा। तो एग्जिस्टिंग में तो ये 5.61 है नहीं, राइट, भले के कॉम्पेटिबल है। 556.0। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में? अगर हमने यहाँ मेंशन कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ इनिट से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? इनिट अपग्रेड चलाना पड़ेगा। यहीं पे हमें एक नया कमांड मिलता है, टेराफॉर्म इनिट
हाइफन अपग्रेड, और जब हम अपग्रेड चलाते हैं तो हमें 5.56.1 मिल जाता है। अगर एग्जिस्टिंग है तो आप अपग्रेड चलाएंगे, अगर नहीं तो आप डिलीट कर देंगे और वो खुद ही इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो फाइंड किया, साइंड बाय हैशेकार, अपग्रेड कर दिया। सो ये था हमारा टेराफॉर्म वर्जन अपग्रेड, वर्जन कंस्ट्रेंट कैसे काम करता है। आप लोग इसमें इस यहाँ पे और पढ़ सकते हैं और ज्यादा, राइट, सबके बारे में। नाउ अगर इससे किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज लेट्स स्टार्ट। वर्जन प्रोवाइडर अलियास क्या होता है? प्रोवाइडर अलियास क्या होते हैं और इन्हें हम कब इस्तेमाल करते हैं? ओके, नो क्वेश्चन, सो फॉर सो if गुड। we I have got या या अगर अपन वर्जन अपग्रेड करते हैं और इन्हीं इन्हीं XYZ वर्जन डालते हैं ग्रेटर देन लेस देन, तो इवन इफ वी रन अपग्रेड कमांड वी डोंट नीड टू डिलीट दैट फाइल, राइट? वो ऑटोमेटिकली इफ यू रन अपग्रेड देन यू डोंट नीड टू डिलीट यस यस ओके existing code. या Okay. थैंक्स। So now And let's how see. we decide which version we have to cap? Like it's continuously incremented. Like like how we can decide that I need to use latest or whatever I am using. Like, is there any uh, way that I like got your question. daily Let me 2 answer months, that. yeah, 1 month we have to increment version like that? Yeah. I'm telling you. बेसिकली सिमेंटिक वर्जनिंग जब मैंने पढ़ाई थी अभी जस्ट पहले, तो इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए पढ़ाई थी। सो मेजर, माइनर और पैच, आपको कौन सा अपग्रेड करना चाहिए कौन सा नहीं। सी नंबर 1, जब आप अपना कोड लिख रहे थे उस टाइम में आपने कौन सा प्रोवाइडर यहां मेंशन किया था? मान लो ये, अब आपने डेवलपमेंट के टाइम में टेराफॉर्म के, ये जो टेराफॉर्म फाइल लिख रहे हो इसके डेवलपमेंट के टाइम में आपने प्रोवाइडर वर्जन इसको इस्तेमाल किया। इसका मतलब आपने जितने भी रिसोर्स ब्लॉक, जितना भी टेराफॉर्म लिखा है, इतना बल्कि पूरा सब कुछ, राइट, XYZ ब्ला 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 सो मच समथिंग, ये सब उस वर्जन के कंपैटिबल है। Correct. अब राइट, अब ये आप हो सकता है अब कोड लिख के, ऐसा तो है नहीं कि आज कोड लिखा फिर परसों फिर अगर डिप्लॉय करना है सेम चीज तो आप फिर कोड लिखोगे, नहीं, सेम कोड को ही तो आप बार बार यूज करोगे ना। Yes. तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप वर्जन क्या देंगे वो मैटर करता है। तो इफ यू हैव ऑलरेडी, इफ यू डोंट वांट टू गिव अनदर वर्जन बिकॉज इन योर कोड यू हैव नो चेंजेस, एक रिसोर्स ब्लॉक था वही काम कर रहा है, तो आप उसी को पढ़ा रहने दो। आपको यहाँ पे अपग्रेडेड वर्जन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट अपग्रेडेड वर्जन कब मेंशन करोगे? जब मान लो अब आप एक ऐसा रिसोर्स यहाँ पे, फिर इस फाइल में, अब ये बैकवर्ड कंपैटिबल रिसोर्स हो गया, ये रिसोर्स क्या हो गया? बैकवर्ड कंपैटिबल। ये रिसोर्स पहले मेंशन किया था, अब आपने यहाँ पे मेंशन किया न्यू रिसोर्स नीचे, लेकिन ये जो न्यू रिसोर्स है इसमें एक आर्गुमेंट ऐसा आया है जो इस वर्जन के प्रोवाइडर में मेंशन नहीं था। और ये चीज आपको पता कैसे चलेगी? यहाँ पे जब जाओगे तो लेट्स से डॉक्यूमेंटेशन में, AWS के ही डॉक्यूमेंटेशन में मैं चलता हूँ फॉर एग्जांपल, राइट, वैसे तो मेजर चेंजेस होते नहीं है बट वी विल ट्राई टू सी AWS_VPC, AWS_VPC, कोई भी एक से रैंडम ले लो, चलो AWS ACM सर्टिफिकेट लिया, ठीक है। AWS ACM सर्टिफिकेट में इतने सारे ऑप्शंस हैं, ये एट्रीब्यूट रेफरेंसेस हैं और यहाँ पे आपके आर्गुमेंट्स हैं। तो ये मैं वर्जन कौन सा देख रहा हूँ? इस वर्जन का। अगर मैं पुराना वर्जन का डॉक्यूमेंटेशन देखूं, राइट, तो यहाँ पे पुराने वर्जन में हो सकता है कि कोई एक दो ऑप्शन ना हो। सो एग्जाम, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर वही कर रहा हूँ कि जब आप नया रिसोर्स बनाने लगे तो वहां पे आपने मान लीजिए कि नया वैल्यू ऐड किया, उस टाइम ये एरर थ्रो कर सकता है कि जो वर्जन है वो मिला नहीं है उसको वो रिसोर्स, क्योंकि इसके पास डिफिनीशन नहीं थी नए रिसोर्स के नए एट्रीब्यूट की जो आपने डाली है, राइट। तो उस समय आप अपना ये वर्जन अपग्रेड करेंगे जब आप लिखने लगेंगे नया। तो बट
साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि आप माइनर और पैच वर्जन को आंख मूंद के अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि उसमें या तो एडेड फंक्शनैलिटी होगी लेकिन स्टिल बैकवर्ड कोड के कंपैटिबल रहता है। मतलब जो पुराना लिखा है आपने यहाँ पे, इसमें जो आपने डाला हुआ है यहाँ आर्गुमेंट, वो आर्गुमेंट ऐसा नहीं होगा कि वो आर्गुमेंट हट जाएंगे, वो आर्गुमेंट रहेंगे तब तक। अगर नया माइनर वर्जन आया उसमें भी रहेंगे, नया पैच वर्जन आया उसमें भी रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मेजर वर्जन आता है, और इसीलिए मेजर वर्जन बहुत रेयरली आता है। मेजर वर्जन अगर आया तो इसमें इनकम्पैटिबल एपीआई चेंजेस भी रहते हैं, राइट। तो आप जब मेजर वर्जन आएगा तो आप उसको कभी भी यहाँ ऐसे ही चेंज मत कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि फिर आपका इंटायर कोड ब्रेक कर जाए। मेजर वर्जन चेंज में आपका इंटायर कोड ब्रेक करने के चांसेस हैं। माइनर वर्जन चेंज और पैच वर्जन में कभी भी ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बैकवर्ड कंपैटिबल होता है। Okay. Does this answer? Yeah. Yeah, Vijay sir, I have one question here. हाँ, मतलब जैसे आप बता रहे हो कि मेजर वर्जन जब चेंज आता है तो इट इज नॉट बैकवर्ड कॉम्पेटिबल समटाइम्स, राइट? हाँ, समटाइम्स करेक्ट। है ना? तो लेट्स से मतलब मेरे पास कोई मेजर वर्जन चेंज आया जिसमें कि एक नया आर्ग्यूमेंट है किसी भी रिसोर्स का, राइट? सो हाँ, उस यूज केस में मुझे अपने कोड को वर्जन को लेके जाना पड़ेगा मेजर वर्जन के ऊपर, राइट? राइट। है ना? और अगर तो ठीक है, न्यू रिसोर्स की तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, बट स्टिल उसमें मान लो 2 या 3 रिसोर्स ब्लॉक और लिखे हुए हैं जो कि कॉम्पेटिबल नहीं रहे उस न्यूअर मेजर वर्जन के ऊपर। तो उस केस में क्या सॉल्यूशन, मतलब बेस्ट बहुत प्रैक्टिसेस बैठती आसान हैं है, फिर? बहुत आसान है। आप सिंपल सी बात है, जब कभी आपने बैकवर्ड कोड भी लिखा हुआ है, नया कोड भी आपने लिखा, अब आपको नया वर्जन हाँ जी, डालना है क्योंकि नया रिसोर्स में कुछ चेंज है। जब आप उसको नया वर्जन चेंज यहाँ है। डालोगे तो टेराफॉर्म प्लान हाँ चलाओगे ना, हाँ। वैलिडेट वेरीफाई भी चलाओगे। जैसे ही आप टेराफॉर्म वैलिडेट चलाओगे कमांड ना, वो हम्म। आपको बता देगा कि ये आर्गुमेंट काम नहीं करता। ठीक। अच्छा, ओके। मतलब टेराफॉर्म और उसी, वैलिडेट कमांड, ओके ओके, उसी के हिसाब से फिर हमें अपना कोड चेंज करना पड़ेगा। कोड चेंज कर लो बिंदास, और उसके बाद अपना प्लान चला लो। तो बिना अप्लाई, ऐसा नहीं कि यू विल गेट अ रिस्क, दिस इज नॉट लाइक दैट। मतलब सो टेराफॉर्म वैलिडेट इज लाइक दैट कि वो सिर्फ सिंटैक्स इशू नहीं बताता, मतलब ये भी वैलिडेट करता है कि जो 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 चीजें हमने एक एक आर्गुमेंट्स प्रॉपर लिखे इट इज सपोर्टिंग टू दैट रिस्पेक्टिव रिसोर्स और नॉट। एग्जैक्टली, क्योंकि उसके पास प्रोवाइडर रहता है और वो प्रोवाइडर के साथ अपने कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेट कर। ठीक है। राइट। तो और प्रोवाइडर का होना इसीलिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज प्रोवाइडर पूरी डिफिनेशन अपने पास रखता है उस पर्टिकुलर वर्जन। तो ये हमारा बेसिकली वर्जन कंस्ट्रेंट था। अब यहाँ पे आप वर्जन कंस्ट्रेंट डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हैं। एंड नाउ वी आर, अभी प्रोवाइडर एलियास पे मैं जाऊं उसके पहले हम लोग थोड़ा सा, मैंने अभी अभी आपके सामने डबल स्लैश यूज किया है स्क्रीन पे, तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं कमेंटिंग। कमेंट कैसे टेराफॉर्म में दिए जाते हैं उसको एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अलियास पे चलते हैं और देखते हैं यूज केस क्या है। तो आपकी स्क्रीन पे लाइन नंबर 16, लाइन नंबर 12, देखो किसी भी कोड पे जब हम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब हम कोड लिखते हैं किसी भी फॉर्मेट में हो, तो हमें कमेंट देना पड़ता है। ये जो है लैंग्वेज, ये जेसन से मिलती जुलती है, लेकिन जेसन नहीं है, हैशिकार्प लैंग्वेज है ना, हैशिकार्प का अपना है। तो ये अगर आप अब इसमें कमेंटिंग करते कैसे हैं, बहुत आसान होती है टेराफॉर्म की कमेंटिंग। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है तो वो स्टार्ट होती है, किसी भी लाइन को कमेंट करना है ऐसे कर दो, डबल बैकस्लैश से कमेंट हो जाता है। दिस ऑल्सो वर्क्स एंड दिस ऑल्सो वर्क्स। हैश भी काम करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करता। लाइक लेट्स से ये आपने हैश कर दिया तो ये भी काम करता है, राइट। लेकिन ये कोड जो है ये जेसन से मिलता जुलता है, इसलिए ये
यूज नहीं करते बल्कि इसको यूज करते हैं। ठीक, लुक्स गुड। सो टेराफॉर्म में कमेंटिंग सिंगल लाइन कमेंट यूज करना है तो ऐसे। हाउ अबाउट अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है, मतलब सोचो इतने से, क्योंकि टेराफॉर्म में मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि अगर टेराफॉर्म में आपको रिसोर्स डिलीट करना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप टेराफॉर्म, जैसे मान लीजिए मैं हम एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसको, राइट। सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस रिसोर्स ब्लॉक एंड आई विल रिपीट 2-3 टाइम्स। चलो 4 बार कर दिया, dev 1 2 3। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, तो सबको पता है ये क्या है, ये क्या करो, 4 वीपीसी बन जाएंगे और क्या। तो टेराफॉर्म प्लान चलाते हैं हम लोग एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट रिसोर्सेस, और आप देखिएगा कि हमारे पास 4 रिसोर्सेस ऐड होने का मैसेज भी आ रहा है। अगर मैंने इसको अप्लाई कर दिया तो 4 रिसोर्सेस बन भी जाएंगे एंड वी कैन क्विकली गो अहेड एंड सी। वैसे तो मैंने डिलीट किया हुआ है, राइट, तो इसलिए, बट यहाँ पे हमें दिख जाएगा। सो AWS कंसोल साइन इन करते हैं और वी विल बी गेटिंग द VPCs। 5 होने चाहिए एक डिफॉल्ट को मिला के, 5, 1 2 3 4 ये हमने अभी बनाया जस्ट। ठीक है, तो एक काम और करते हैं। एक छोटी सी जी, क्वेरी है, मतलब माइट बी इट कुड बी आउट ऑफ टेराफॉर्म, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि अगर ये AWS के अंदर हम 4 VPC विद सेम CIDR क्रिएट करें, मतलब इट विल अलाउ अस टू क्रिएट, बट इज इट अ it गुड allows प्रैक्टिस to और create नॉट? but you cannot create in your organization because organization में जो VPC बनाते हैं ना, तो उसकी जो IP एड्रेस होती है वो कनेक्ट करती है आपके ऑन प्रेमाइज नेटवर्क और बाकी सारे रिसोर्सेज से। तो अगर हाँ, मतलब सेम जब बना दिया ना तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वो इसलिए नहीं बनाते। मतलब VPC इट्स पीयरिंग नॉट नहीं अ करने देगा प्रैक्टिस। वो? हाँ बिल्कुल, तो इट्स नेवर बी अ प्रैक्टिस कि आप सेम बनाओ। मैं यहाँ लैब में कर रहा हूँ इसलिए कर दिया। ठीक, तो ये CIDR आप बेसिकली अपने से डिसाइड नहीं करते हो, ये CIDR आप अपनी नेटवर्क टीम से पूछते हो। आपके पास IPAM की टीम होती है, IP एड्रेस मैनेजमेंट की, हम्म, नेटवर्किंग, वो लोग आपको हम्म, CIDR देते हैं जब आपको VPC बनाना हो। यू डोंट डू, हम्म, अपने मन से नहीं ओके। करते। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गए। देखो मैंने क्या क्या कमांड चलाया, टेराफॉर्म अप्लाई। अब मेरे से आप लोगों ने ही यही क्वेश्चन पूछा था कि सर टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय जब हम चला रहे थे तब, तो मैंने बोला कि ये जो कमांड है टेराफॉर्म ऑटो अप्लाई हाइफन डिस्ट्रॉय, ये अलियास है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय का, और डिस्ट्रॉय से डिलीट हो जाता है। लेकिन फिर मैंने ये बोला कि डिस्ट्रॉय करेंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाता है, राइट, सब कुछ डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन यही था कि सर हम लोग 1-2 रिसोर्स डिलीट करना चाहते हैं, कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल मैं dev 3 नहीं चाहता, तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं 1 2 3, या मान लो 1 2 ये दोनों को केवल डिलीट करना है, या 1 को और 3 को डिलीट करना है। चलो 1 और 3। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं कैसे इनको डिलीट करूं, तो टेराफॉर्म का आसानी है, आपको जो लाइन नहीं चाहिए कमेंट आउट कर दो, सिर्फ वो डिलीट हो जाएगा। ठीक, टेराफॉर्म में यही होता है। आपको डिजाइन के लिए चलता हूं, यहां ले चलता हूं एंड फिर आपको समझाता हूं। टेराफॉर्म में क्या है, A रिसोर्स B रिसोर्स बना, यहां मेंशन था, टेराफॉर्म ने यहां बना दिया दोनों को, और यहां पे उनकी आईडी की एंट्री कर दी। आपने A रिसोर्स की एंट्री हटा दी, कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट कर दिया तो टेराफॉर्म ने रीड किया, तो वो एक A कमेंटेड है तो उसको कमेंट रीड करेगा, तो उसको पढ़ेगा ही नहीं, तो उसको सिर्फ B मिला। ठीक, इसने पढ़ा कि मेरे को सिर्फ B बनाना है, फिर वो चेक करता है, पहले वो इंस्ट्रक्शन लेता है फिर चेक करता है। इंस्ट्रक्शन लिया यहाँ से, पहले देखो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जब ये था तो इसने पढ़ा, इंस्ट्रक्शन लिया A और B बनाना है, फिर उसने सीधा यहाँ चेक किया, मेरे पहले स्टेट फाइल चेक कर, मेरे स्टेट फाइल उसमें A और B की आईडी है क्या, उसने कहा हाँ है, ओके। फिर यहाँ पे जाता है और देखता है A और B में कोई चेंजेस हुए हैं क्या,
स्टेट फाइल में तो वो चेंज रहेगा जो टेराफॉर्म ने किया है। फिर वो यहाँ पे भी जाता है और यहाँ चेक करता है कि अरे किसी ने मैनुअली चेंज तो नहीं कर दिया। फिर जब उसको यहाँ मैनुअली चेंज अगर मिल गया तो जो यहाँ पे मेंशन था वही चेंज वो यहाँ पे कर देता है। यानी कि पुराना किसी ने किया होगा मैनुअली तो रिवर्ट कर देगा। मैंने बताया भी था आप लोगों को, राइट? बताया भी था। अगर आपको देखना है ये चीज तो आप फॉर एग्जाम्पल हमारा तो टेराफॉर्म है, हमने तो जस्ट अप्लाई किया है, एक मैनुअल चेंज कर देते हैं। चलो मैं इस वाले में वीपीसी में जाता हूं, यहाँ पे एक टैग ऐड कर देता हूं, मैनेज टैग्स, न्यू टैग, नेम माय वीपीसी, सेव कर दिया। योर वीपीसीज में चलें, रिफ्रेश किया, ये देखो माय वीपीसीज का नाम आ गया। ये बनाया है टेराफॉर्म से। टेराफॉर्म में टैग डिफाइन नहीं है, मैंने मैनुअली डिफाइन कर दिया है। टेराफॉर्म क्या करेगा? टेराफॉर्म सिर्फ गोल्डन सोर्स को ही ट्रूथ मानता है और वो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसमें मेंशन नहीं है तो बोलेगा मैं नहीं जानता तुमने मैनुअली क्या चेंज किया है। आप देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देखना, आपको पता चलेगा। सो टेराफॉर्म रिफ्रेश करता है अपने स्टेट में, उसको चारों वीपीसी मिल जाते हैं और फिर उसको एपीआई से कॉल करने पे पता चलता है कि किसी ने आईडी टैग डाल रखा है तो वो उसको माइनस कर देता है, यानी मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है based on what is mentioned here, based on what is mentioned here, and if you check out here ना, यहाँ पे वो चीज आपको गायब मिलेगी। नाउ यू अंडरस्टैंड ये सिचुएशनल कैसे होगा, क्या होगा। अब आता अच्छा है क्वेश्चन। यूआई से, हेलो हाँ बोलिए। सॉरी सर, तो सर आपने ये सेम यूजर से किया है इसलिए ये रिवर्ट हो गया। अगर कोई किसी डिफरेंट भी यूजर यूजर से से करेगा करिए, किसी भी यूजर से करिए, उस तो यूजर को यू इस रिसोर्स का एक्सेस है ना तो वो हम्म, मॉडिफाई हो जाएगा। टेराफॉर्म आईडी को अंडरस्टैंड करता है ना, यूजर को थोड़ी। हम्म। तो उसके पास हाँ आईडी है वीपीसी की, तो उसको वो उस आईडी के रिसोर्स को मॉडिफाई करेगा। ऑथेंटिकेशन चाहे जिस यूजर से करो। तो अब मैं ये सर ये समझ रहा हूँ कि टेराफॉर्म से जो आपने रिसोर्स बनाए हैं, ये वीपीसी बनाए हैं, अगर कोई यूआई से आके इसमें इस वीपीसी के अंदर कुछ एडिशनल रिसोर्स बना देगा तो वापस करेक्ट, से अगर टेराफॉर्म से हम कुछ अप्लाई करेंगे तो वो चला जाएगा करेक्ट, जो यूआई से चेंजेस। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ठीक उसमें है, वो अच्छा कोई ठीक भी है आके ठीक चेंज करे यूआई से, किसी भी ओके आईडी से। ओके थैंक यू। Alright, नहीं, यहाँ पे अब आता है। शायद आई थिंक द क्वेश्चन इज डिफरेंट कि कोई भी अगर रिसोर्स क्रिएट करेगा तो उस रिसोर्स को शायद इट विल नॉट चेंज। मतलब लेट्स Because से I इफ think वी I हैव explained it. Terraform understands. अगर आपने यहाँ पे एक रिसोर्स बनाया हुआ है विच इज सी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बना है, आपने मैनुअल बनाया है इसको, आई एम चेंजिंग द कलर। टेराफॉर्म चलाया, उसने देखा, इंस्ट्रक्शन लिया यहाँ से मुझे ए बी बनाना है, दो रिसोर्स हैं। उसने चेक की ए बी की आईडी है क्या, हाँ है। फिर उसने यहाँ चेक की ए बी बना है क्या, हाँ बना है। बस हो गया, खत्म। टेराफॉर्म ने बोला नो एक्शन टू टेक। सी वो सी पे जाएगा ही नहीं। ना उसके दिमाग में है ना उसके कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शंस में है। ये दिमाग है, ये इंस्ट्रक्शंस है, दोनों जगह में कहीं नहीं है सी। तो सी को वो जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं। ठीक, हाँ, लेकिन मतलब ए और बी की अगर कोई एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट हमने मैन्युअली ऐड कर दिया तो जो वो कि ओवरराइट टेराफॉर्म कर फाइल देगा में नहीं है जो यहाँ पे है। तो उसको हटा देगा, वही रखेगा जो टेराफॉर्म फाइल में है। हाँ, आई प्रूव्ड इट, जस्ट अभी तो प्रूव किया। राइट राइट, ठीक गॉट है, इट। अब आता है वो टैग क्वेश्चन। टैग हट गया वहां से। अब आता है कि सर मुझे, अब अगर वो टैग को मॉडिफाई कर सकता है बेस्ड ऑन व्हाट इज मेंशन हियर, तो इसका मतलब आप अब तक समझ जाना चाहिए आपको कि टेराफॉर्म के लिए सब कुछ यही है। अगर एग्जिस्टिंग रिसोर्स का टैग यहाँ पे आपने मॉडिफाई किया था फिर भी उसने जो यहाँ पे है वही चीज कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर एक रिसोर्स को डिफाइन किया था उसको अनडिफाइन कर दूं तो वो उस रिसोर्स को यहाँ से डिलीट भी कर देगा, है कि नहीं? जब उसके लिए सब कुछ यही है तो क्या करेगा, यही तो करेगा। लग रहा है कि नहीं? राइट सर। यस वेरी गुड, आइए प्रैक्टिस करके देख लेते हैं इसको लैब में। दिस इज इसमें ट्रू।
इसमें कोई सिंक ऑप्शन नहीं चला सकता क्या कि अगर अपन कुछ चेंज नहीं भी कर रहे हैं, अप्लाई नहीं चला रहे, तो इट शुड ऑटोमेटिकली रिमूव लुकिंग इनटू द स्टेट फाइल्स जो भी स्टेट मौजूद है। आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। तो स्टेट फाइल में आपका कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? इट वो जो ए मैनेज और कर बी रहा का है। आईडी है हाँ। मान लीजिए। हाँ, और और यहाँ पे भी ए AW बी है, यहाँ पे ए बी है हाँ, बना। यहाँ फिर AWS में किसी ने UI से कुछ चेंज किया, ठीक है, ए और बी के वी आर अंदर नॉट मान लो अवेयर। चेंज कर दिया हाँ, अपने को पता एंड वी आर नहीं है। नॉट अवेयर। हाँ, तो ये कुछ सिंक लगा सकते हैं इसमें कि नहीं हो ये सकता, सिंक करे, इम्पॉसिबल। ऑटोमेटिकली मैंने हटा आई दे। थिंक मैंने ये आंसर हम्म, किया आपको, तो आप सिर्फ यही समझिए। टेराफॉर्म के लिए मैं कई बार ये चीज बोल चुका हूँ, टेराफॉर्म सिर्फ इसको समझता है। ये प्राइम मिनिस्टर है, या प्राइम मिनिस्टर भी छोड़ो, ये किंग जोन उन है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का तानाशाह। ये जो बोलेगा वही होगा, उसके अलावा कोई कुछ नहीं जानता ये, ठीक है। तो फिर सर तो हम लोग ये स्टेट फाइल को क्यों बैकएंड में स्टोर करके मतलब वो सब चीज करने का चीज करते हैं? अरे भैया, इसके पास दिमाग भी तो होना चाहिए। यहाँ पे आप फाइल, इसमें जो रिसोर्स बन गया, तो रिसोर्स कैसे बना, इसने बनाया, लेकिन रिसोर्स के प्रॉपर्टीज होती हैं। आपने सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन की क्या? ये मैं तो कवर कर चुका हूँ इसको, तो मैं, क्या आपने सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं की? इसकी रिसोर्स की आईडी होती है एडब्ल्यूएस में, वो मेन होती है। यहाँ आपने क्या लिखा? खाली सी आईडी और ब्लॉक, बाकी की चीजें कहाँ से आएंगी? तो जब रिसोर्स कोई बनता है तो उसकी सारे आर्गुमेंट्स की इंफॉर्मेशन टेराफॉर्म के पास होनी चाहिए ना। तो इसीलिए यस। स्टेट चाहिए। स्टेट, इसीलिए मैंने बोला कि स्टेट फाइल दिमाग है और ये इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको वो फॉलो करता है। दिस इज हार्ड डिस्क, दिस इज इनपुट, ऐसा समझो। ये हार्ड डिस्क है, ये इनपुट है, ये एग्जीक्यूटर है। जो इनपुट दोगे वो एग्जीक्यूट करेगा और अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेगा। हार्ड डिस्क नहीं है तो जो आपने बोला वो उसको दोबारा एग्जीक्यूट मारेगा। जितनी बार भी चलाओगे उतनी बार एग्जीक्यूट मारेगा, क्योंकि उसके पास हार्ड डिस्क है नहीं, कोई मेमोरी में सेव है नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ, समझ में आ गया, लेकिन मैं ये बोलना चाहता था कि हम लोग मतलब ये फिर ये स्टेट फाइल को इतना इम्पोर्टेंट क्यों देते हैं? उसको ही हम लोग क्यों ऐसा मतलब फ्यूचर में ऐसा करेंगे कि उसको बैकएंड में स्टोर करते हैं, जबकि main.tf को गिट में भी रख के वहाँ पे कोई भी चेंज कर सकता है, लेकिन स्टेट फाइल को हम लोग किसी को मतलब तो अभी तो आंसर किया, सेम चीज का आंसर किया मैंने कि ये उसका दिमाग है। अब समझो, अभी जस्ट आंसर किया कि अगर उसके पास ये नहीं होगा तो वो क्या करेगा? हर बार क्रिएट करेगा। ऐसे में अगर आपने यहाँ पे, आपके पास रिसोर्स ए और बी था, अगर किसी ने स्टेट फाइल में कोई मॉडिफिकेशन कर दिया, यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी है ए की 4 प्रॉपर्टी है, समझो। हाँ हाँ ए की 4 प्रॉपर्टी है, जिसमें से यहाँ पे आपने सिर्फ एक डिफाइन की है। यहाँ पे 4 के चारों प्रॉपर्टीज बनी है और यहाँ पे आई हैं। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन है, बाकी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं। अगर किसी ने स्टेट फाइल में से एक प्रॉपर्टी चेंज कर दी जो इसमें मेंशन नहीं है, जो चीज मेंशन नहीं है, टेराफॉर्म उसको सिर्फ अपने स्टेट फाइल से ही लेगा ना। तो टेराफॉर्म क्या करेगा? उसके स्टेट फाइल में वो चीज है, यहाँ पे नहीं। किसी ने स्टेट फाइल को मॉडिफाई कर दिया, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे भी मॉडिफाई कर देगा ना उस प्रॉपर्टी को। तो वो प्रॉब्लम है, इसलिए स्टेट फाइल इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्रिटिकल होता है। एवरीथिंग इज स्टेट फाइल। अब इस पे और ज्यादा टाइम आई थिंक नहीं बिताते, आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ चुका है। जस्ट कुछ क्वेश्चंस होंगे जो ऐसे ही, मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ये होता तो क्या होता, वो उछल के आ रहे होंगे अभी, तो उनको होल्ड कीजिए। टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके। सो मैं बता रहा था कि कमेंट्स क्या होते हैं। तो टेराफॉर्म में अगर ऐसे सिचुएशन हो कि मेरे पास 1 2 3 4 4 रिसोर्स हैं, बहुत सारे रिसोर्स हो सकते हैं, आपको ऐसे में सिर्फ इस रिसोर्स को डिलीट करना है। तो अभी जस्ट मैंने बताया इसीलिए कि अगर आप इन दोनों रिसोर्स को कमेंट कर दो, तो टेराफॉर्म तो इसी को अपना सब कुछ समझता है। तो टेराफॉर्म क्या करेगा? इन दोनों रिसोर्स को डिलीट कर देगा। सच में करेगा कि नहीं वो हम देखते हैं। लेकिन जब आप इनको कमेंट करेंगे तो 6 लाइन है, 1 2 3, फिर 1 2 3, कमेंट करना मुश्किल है ना। ज्यादा होंगी तो
तो इसलिए हम मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, बस इतना बताना था, इसीलिए इतना किया। मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट होता है स्लैश स्टार से, फिर इसको स्टार स्लैश उल्टा करके बंद करना पड़ता है, तो वो पूरी लाइन कमेंट हो जाती है जहां से आप शुरू करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां से शुरू करता हूँ, पूरी लाइन कमेंट यहाँ पे बंद कर देता हूँ, एक कमेंटेड, फिर यहाँ पे शुरू करता हूँ एंड यहाँ पे बंद कर देता हूँ। सिर्फ इतना ब्लॉक जहां से स्टार्ट किया मल्टी लाइन कमेंट दिया, वो ब्लॉक, ये ब्लॉक दोनों कमेंटेड हो गया। और दो कमेंट ब्लॉक ऐसे हैं रिसोर्स के जो मैंने हटा दिए, कमेंट आउट कर दिए। सो अब अगर आप सेम टेराफॉर्म प्लान अप्लाई चलाओगे, अप्लाई चला रहा हूँ, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा हूँ। 4 रिसोर्स की एंट्री स्टेट फाइल में थी, इसने बोला रिफ्रेश किया, लेकिन 2 की एंट्री केवल इसके मेन फाइल में है, यानी किम जोंग उन ने बोला है, तो भैया वो इसने चला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, इनपुट में जो है सिर्फ वही रहे, और इनको डिस्ट्रॉय करने के बाद नाउ दिस, इसके मेमोरी में उसकी एंट्री भी हट गई। अब ये डिस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं, आओ देख लेते हैं। इफ यू रन रिफ्रेश हियर, 2 चले गए 2 बार। ठीक, तो कमेंट में बता रहा था आपको कि हाउ वी गिव, दिस इज हाउ वी गिव मल्टी लाइन कमेंट। तो अगर मल्टी लाइन कमेंट वहां बहुत बेनिफिशियल है जहां पे बहुत सारे लंबी लाइन हो, ढेर सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन की हो आपने, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह ढेर सारा, और वहां पे आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है, तो एक एक लाइन करोगे तो टाइम लगेगा। ये यूज करके आप मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हो। ठीक, ठीक है। सो सर वन क्वेरी, बट एंट्री इसके अंदर एज इट इज अपने कमेंट कर दी। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं प्रोवाइडर अलियास क्या होता है, एंड आई एम गिविंग यू वन सिनेरियो, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसके लिए मैं 2 ही रिसोर्स यहाँ रखूंगा, जो रिसोर्स को कमेंट किया उसको डिलीट ही कर देते हैं, जरूरत नहीं है। अब मैं आपको सिनेरियो देता हूं। यहां से यहां तक लाइन देखते हैं, ये सिंगल लाइन कमेंट। सिनेरियो ये है कि मैं बनाना तो चाहता हूं दोनों रिसोर्स, लेकिन अभी देखो क्या हो रहा है। प्रोवाइडर में रीजन मैंने डिफाइन किया यूएस वेस्ट 2, मेरे दोनों, मैंने 4 वीपीसी बनाए, 4 के चारों बनेंगे कहाँ, यूएस वेस्ट 2 में। मान लो मैं आगे यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस, एक S3 बकेट, एक यूजर सर्विस अकाउंट सब डिफाइन करूंगा, तो मुझे ये बताइए खाली वो कहाँ बनेगा, किस रीजन में बनेगा। जो डिफाइन किया हुआ है, जो डिफाइन यूएस वेस्ट 2, यूएस वेस्ट 2 में जो डिफाइन किया है वहीं पे बनेगा उस रीजन। तो मुझे विपिन क्या हो गया? Sorry sir, sorry. Actually, someone is backend noise. Okay, sorry. Fine. So सिचुएशन ये है, मान लीजिए आपको कोई, आप रिसोर्स एक्चुअली DCDR कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डिजास्टर रिकवरी वाला सिचुएशन, जिसमें आपको सेम टेराफॉर्म से रिसोर्स बनाना है, लेकिन 2 जगह बनाना है। एक तो जरूरत है नहीं वैसे इसकी, आप एक बार चला लो, DC बना लो, उसके बाद रीजन चेंज करके, और रीजन को आप वेरिएबलाइज कर सकते हो, फिर चला लो तो दूसरे में भी बन जाएगा, राइट। इतना कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छा यूज केस नहीं है, बट फिर भी कोई ऐसा यूज केस जिसमें मान लो कोई एक ऐसा रिसोर्स है जो आप यूएस वेस्ट 2 के बजाय यूएस वेस्ट 1 में बनाना चाहते हो, कोई एक ऐसा रिसोर्स, सिंगल रिसोर्स हो या 2 रिसोर्स हो या ऐसे ही कुछ। उस सिचुएशन में सेम टेराफॉर्म से बाकी सारे रिसोर्सेस आप डिफॉल्ट रीजन में बनाओगे, विच इज वेस्ट यूएस वेस्ट 2, लेकिन 1-2 रिसोर्स ऐसे हैं जो आप यूएस वेस्ट 1 में बनाना चाहते हो। तो ये टेराफॉर्म में कैसे सपोर्ट होगा, इसी को हम बोलते हैं अलियास, प्रोवाइडर अलियास। क्यों? क्योंकि ये अलियास प्रोवाइडर ब्लॉक से मेंशन किया जाता है। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। प्रोवाइडर अलियास की बहुत अच्छी डिफिनीशन ऑलरेडी हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंटेशन में है,
तो आप लोग यहाँ से प्रोवाइडर अलियास देख सकते हो, अलियास प्रोवाइडर सेक्शन यहाँ ऑलरेडी मेंशन। तो हम लोग बेसिकली करते क्या हैं कि हम एक हम ये जो प्रोवाइडर ब्लॉक है ना, एक प्रोवाइडर ब्लॉक में एक ही रीजन सपोर्ट करता है और रीजन का इंफॉर्मेशन AWS में हम प्रोवाइडर ब्लॉक में ही दे सकते हैं, कहीं और नहीं दे सकते। यही अगर अजोर होता ना तो अजोर में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अजोर में रीजन आप अलग से डिफाइन कर सकते हो, हर एक रिसोर्स के लिए इंडिविजुअल रीजन डिफाइन कर सकते हो। खाली उसके रीजन आर्गुमेंट ये दोगे जो लाइन नंबर 10 में है प्रोवाइडर ब्लॉक में, वो अजोर के रिसोर्स ब्लॉक में कहीं पे भी आप ये ब्लॉक डिफाइन कर दो, ये लाइन डिफाइन कर दो, लाइन नंबर 10 वाला, तो वो उस रीजन में रिसोर्स बना देगा। अजोर में बहुत आसान है मैनेज करना इस चीज को, लेकिन GCP में और AWS में इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो अलियासिंग में मैंने बोला आपको कि प्रोवाइडर ब्लॉक जो है वो एक ही रीजन सपोर्ट करता है, तो अगर दूसरा रीजन आपको डिफाइन करना है तो आप एक और प्रोवाइडर ब्लॉक डिफाइन कर देते हो। अब क्वेश्चन ये है कि आप बोलोगे सर फिर तो प्रोवाइडर ब्लॉक डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेट तो सपोर्ट होता नहीं टेराफॉर्म में। यू आर राइट, नहीं होता, लेकिन अगर हम अलियास मेंशन करते हैं तो होता है, तो होता है। अलियास मैंने मेंशन कर दिया एक नाम देव। अब ये नाम अलियास नेम की वजह से इसमें डिफरेंशिएशन आ गया दोनों में। और अलियास देव है उसमें रीजन 1 मेंशन किया हमने, और ये मेन वाला है ब्लॉक, इसमें वेस्ट 2। अब क्वेश्चन है कि अभी भी ये जो दोनों रिसोर्स हैं ये किस में बनेंगे? कैन एनीबॉडी टेल मी अभी ये जो दोनों रिसोर्स है किस में बनेंगे, 1 में या 2 में? 2 में बनेंगे। 1 में यूएस वेस्ट 2। सॉरी दोनों में एक एक बनेगा, दोनों में एक एक बनेगा। यूएस वेस्ट 2 अभी भी 2 में बनेंगे भाई लोग, क्योंकि आपने प्रोवाइडर ब्लॉक भले डिफाइन कर दिया अलियास का 1 के लिए, लेकिन इस प्रोवाइडर का ये मेन नहीं है, ये अलियास है, तो अभी भी ये मेन में ही बनेंगे, यानी इसी में, अनटिल एंड अनलेस कि जिस रिसोर्स को आपको इस रीजन में बनाना है वहां पे आप ये प्रोवाइडर मेंशन करो, समझे? तो यहां आपको प्रोवाइडर लिख के और फिर ये aws.dev देना पड़ता है कि इस रिसोर्स के क्रिएशन करने के टाइम में aws.dev वाले प्रोवाइडर के सारे प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कीजिएगा, और इसको करने के टाइम में डिफॉल्ट को कीजिएगा। तो ये वाला जो रिसोर्स है ये यहां बनेगा, ये वाला जो रिसोर्स है ये इसमें बन जाएगा। इसमें से दोनों जैसे 2 रीजन है वेस्ट 2 और वेस्ट 1, दोनों पे भी अलियास सेट कर सकते हैं क्या? दोनों पे अलियास नहीं, हमेशा एक प्राइमरी रहना जरूरी है, एक प्राइमरी रहना जरूरी है, अलियास दूसरे को बनाते हैं। ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन? इसको देख ले बना के, राइट? आइए देखते हैं। देखो मेरे पास ये दोनों मेंशन थे इसमें, लेकिन मैंने इसकी टैगिंग कर दी है दूसरे के साथ, तो अब ये वाला यहां से यहाँ पे बना है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में नहीं है। आइए देखते हैं कि चेंजेस क्या क्या होंगे। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और मैं टेराफॉर्म प्लान चलाऊंगा पहले दिखाने के लिए। चेंजेस क्या होंगे? एक जगह से डिलीट होना चाहिए, देखो दोनों है ना, तो एक जगह से डिलीट होना चाहिए, दूसरी जगह क्रिएट होना चाहिए, राइट? क्या बोल रहा है ये? 1 to add, फिर डिस्ट्रॉय वाला क्यों नहीं दिखाया यार, है कि नहीं? डिस्ट्रॉय वाला क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि इस सिचुएशन में, हाँ सर ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, इसलिए दोबारा नहीं बना। हाँ वो ऑलरेडी क्रिएटेड है और उसकी एंट्री ही हट गई अब, राइट? इस नाम से उसके पास नया मिल गया, dev2 के नाम से नई इंफॉर्मेशन मिल गई दूसरे रीजन की, इसलिए वो उसको एज इट इज छोड़ देगा। आइए देख लेते हैं इसको। हमने ऑटो अप्रूव कर दिया, रिसोर्स इधर जाके देख लो, रिसोर्स है अभी दोनों, राइट? अब देखते हैं, हो जाने दीजिए फिर वी विल सी।
कंप्लीट, एक को क्रिएट किया, राइट, उसकी आईडी आ गई, लेकिन यहाँ पे दोनों हैं। तो इसलिए बने बनाए रिसोर्स को आप अगर अलियास मेंशन कर देंगे तो वो उसको छोड़ देगा, क्योंकि उसकी एंट्री समझ लो थी ही नहीं कभी भी, तो वो उसको छोड़ दिया अपने हाल पे, और एक उसने नया बना लिया। अब उसमें ये जो dev 2 से जो भी इसमें बना था, इसमें वो डॉर्मेंट हो गया एक तरह से, राइट, मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा आपको। इसीलिए अलियास कभी यूज करो तो हमेशा क्रिएशन के टाइम, बीच में अलियास, एग्जिस्टिंग रिसोर्स के लिए अलियास नहीं करते, इन शॉर्ट न्यू के लिए करते हैं। दिस इज अ प्रैक्टिस। अलियास कभी भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स के लिए नहीं करते, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज और यू कैन नॉट मूव एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन टू अनदर, राइट। वो क्लाउड में ही सपोर्टेड नहीं है, टेराफॉर्म अपने से कैसे कर लेगा, राइट। सो अलियास हमेशा नए रिसोर्स के साथ यूज करते हैं, एग्जिस्टिंग के साथ नहीं करते। दैट इज वन। तो टेराफॉर्म प्रोवाइडर अलियासिंग सिर्फ इतना ही था। सो लेट्स ट्राई टू डिस्ट्रॉय दिस। ठीक है, डिस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोवाइडर अलियासिंग सेक्शन, इसको हटा देते हैं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग न्यू कंसेप्ट पे, न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। अब इतना ही है। नाउ सर एक बार वहाँ पे AWS कंसोल पे बता देंगे क्या है अभी? यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक रहेगा। एक बार रहेगा। ओके ओके ओके, हाँ, फाइन फाइन क्योंकि ये डॉर्मेंट हो यस गया यस, था, या काइंड ऑफ डिफंक। इसको मैनुअली डिलीट कर देता हूँ, फालतू बना रहेगा तो। अब क्या करना है भाई लोग, अब हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, कमेंट हमने समझ लिया, सिमेंटिक वर्जनिंग, वर्जन कंस्ट्रेंट समझ लिया, प्रोवाइडर अलियासिंग समझ लिया। तीनों पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज, हाउ डू वी हैंडल द वेरिएबल। उसके बाद तो अभी हमने टेराफॉर्म ब्लॉक पढ़ा है, प्रोवाइडर ब्लॉक पढ़ा है, और हम लोगों ने रिसोर्स ब्लॉक पढ़ा है। अब मैं आपको चौथा ब्लॉक बताने जा रहा हूं, जो कि है वेरिएबल ब्लॉक। वेरिएबल ब्लॉक, बट बिफोर कि मैं वेरिएबल ब्लॉक पढ़ाऊं, आपको डेटा टाइप्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि वेरिएबल पढ़ने से पहले ही आपको डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि वेरिएबल में हम उन्हें डिक्लेयर करते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सो जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाइए तो आपको पता है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, राइट, एक होता है जिसको हम बोलते हैं इंटीजर, राइट। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाइए तो वहां बोलते हैं। अगर किसी को भी इनके बारे में जरा भी आइडिया नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझा है, तो मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा और डिटेल में जाके आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। स्ट्रिंग, इंटीजर, उसके बाद हमारे पास होता है वो है लिस्ट। एक लिस्ट के बाद हमारे पास होता है मैप। तो ये 1 2 3 4, ये चार ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पांचवा भी है, बूलियन। ये 5 डेटा टाइप्स हैशिकार्प लैंग्वेज में या टेराफॉर्म में भी होते हैं। अब मैं एक एक करके आपको इनके बारे में बताऊं तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एग्जांपल है, जैसे स्ट्रिंग में आप कोई भी लिखें, और ये सारी चीजें जो है डेटा टाइप्स, इनको हम वैल्यू में लिखते हैं, की में नहीं। जब हम वैल्यू लिखते हैं तो वैल्यू में हम डिफाइन करते हैं जो डेटा, वैल्यू में जो डेटा हम डिफाइन करते हैं उसी को हम स्ट्रिंग, इंटीजर या लिस्ट या मैप या बुलियन, इतने तरह के डेटा हो सकते हैं, इसीलिए हम उनको बोल रहे हैं डेटा टाइप्स, है ना।
तो किस तरह का डेटा टाइप हम डिफाइन करना चाहते हैं, वैल्यू में कौन सी वैल्यू हम देना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम लिखते भी हैं। तो एग्जाम्पल के लिए स्ट्रिंग को बहुत ध्यान से समझना, इस पे एक एग्जाम क्वेश्चन है जो बताऊंगा अभी, डिक्टो एग्जाम क्वेश्चन। स्ट्रिंग को हमेशा हम लोग लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, जैसे पीछे ये स्ट्रिंग है, ठीक। इंटीजर जो होता है उसको हम हमेशा बिना कोट्स के लिखते हैं, और इंटीजर का मतलब होता है नंबर, जैसे 1 2 3, ठीक है। फ्रैक्शन होगा 1.2, तो ये भी नंबर है, इसको भी बिना डबल कोट्स के लिखोगे, ठीक है। लिस्ट जो होता है, लिस्ट दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि लिस्ट में इंटीजर हो, या हो सकता है लिस्ट में स्ट्रिंग हो। इंटीजर का मतलब नंबर होता है। तो इंटीजर अगर है तो आपकी जो लिस्ट है, लिस्ट आप कभी भी लिखते हो, लिस्ट में कई सारे आइटम होते हैं, तो जब आप लिस्ट लिखते हो तो लिस्ट हमेशा शुरू होती है स्क्वायर ब्रैकेट से, और लिस्ट के जो आइटम होते हैं उनको आप जो लिखते हो, जो भी आइटम होंगे उनको, अगर वो इंटीजर है तो उनको सिंपल कॉमा से सेपरेट करते हो, जैसे 2 3 4 3 2 5 एंड 9। ये लिस्ट ऑफ इंटीजर है, क्योंकि इस लिस्ट में एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम, चार आइटम, पांच आइटम, और सारे ही इंटीजर है। वैसे ही लिस्ट जो है हमारी, वो लिस्ट स्ट्रिंग की भी हो सकती है, जैसे राम, और ये भी कॉमा सेपरेटेड हो, श्याम, कृष्णा, विजय। बट क्योंकि हम लिस्ट के अंदर इंटीजर आइटम डाल रहे हैं, इसलिए इंटीजर को बिना डबल कोट्स के लिखा जाता है, इसलिए ऐसे है। और अगर लिस्ट में मैं स्ट्रिंग आइटम डाल रहा हूं तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग आइटम डबल कोट्स में लिखा जाता है, इसलिए ऐसे है। लेकिन कहने का मतलब ये कि लिस्ट में कुछ भी हो, इंटीजर हो या स्ट्रिंग, लिस्ट में हमेशा आइटम रहेगा, और लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू होगी, खत्म होगी, और आइटम जो है वो कॉमा से सेपरेटेड होगा, सिंपल। ये भी आप देखो तो ये तो ऑब्वियसली डबल कोट्स में रहेगा, लेकिन कॉमा सेपरेटेड ऐसे। ये लिस्ट है। लिस्ट के बाद जो डेटा टाइप आता है वो है मैप। मैप के पहले आपको बुलियन बता दूं तो क्या आसान है। बुलियन का मतलब होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इसमें होता है ट्रू एंड फॉल्स। कहीं पे ट्रू है और इसको डबल कोट्स में नहीं लिखा जाता, नहीं तो स्ट्रिंग कंसीडर हो जाता है। ट्रू या फॉल्स, उसको बोलते हैं बुलियन वैल्यू। जैसे अगर आपको रिसोर्स क्रिएट करना है, एग्जांपल के लिए बुलियन वैल्यू का, आपने लिखा इज क्रिएट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आप इज क्रिएट इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं ट्रू, राइट। इज क्रिएट क्या है, की। ट्रू क्या है, वैल्यू, जो कि एक बुलियन डेटा टाइप वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप वैल्यू हो जाएगी, जो कि रॉन्ग है, अगर डेटा टाइप वैल्यू बुलियन सपोर्ट करता है। ठीक, बुलियन हो गया। फिर आता है मैप। मैप क्या होता है, मैप डेटा को बोलते हैं, और मैप जो है वो स्टार्ट होता है इससे, और इसमें की वैल्यू, मैप का मतलब होता है की वैल्यू पेयर, की वैल्यू, इसको बोलते हैं मैप। की एंड वैल्यू पेयर होता है तो इसको बोलते हैं मैप। मैप हमेशा, जैसे लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू होता है, मैप हमेशा शुरू होता है करली ब्रैकेट से। और मैप के अंदर हम मल्टी लाइन मैप भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे करके पहला वैल्यू हम देते हैं, जैसे नेम इज इक्वल्स टू, अब ये नेम स्ट्रिंग है तो इसलिए श्याम, ठीक है। सिटी इज इक्वल्स टू नोएडा, ये क्या हो गया मेरा मैप।
किसी भी मैप के अंदर नंबर भी हो सकता है, किसी भी मैप के अंदर नंबर भी हो सकता है। जैसे नंबर के लिए मैंने लिखा एज, ऐसे लिखते हैं। अब यहीं पे एग्जाम का क्वेश्चन जो मैप के ऊपर आता है, एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, देख तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि वी हैव अ मैप विथ नेम एज स्ट्रिंग एंड एज एज नंबर, व्हाट इज करेक्ट मैप वैल्यू। ठीक है, अब 4 ऑप्शन उसमें रहते हैं बेसिकली। पहला ऑप्शन ऐसे रहेगा, नेम इज इक्वल्स टू विजय, एज इज इक्वल्स टू, पहला ऑप्शन। ठीक, दूसरा ऑप्शन रहेगा ऐसे ही, तीसरा ऑप्शन रहेगा ऐसे ही, और चौथा ऑप्शन रहेगा ऐसे ही। अब मैं चारों बता रहा हूं और आप बताइएगा कि कौन सा वाला सही है। ठीक है, Third option is correct. थर्ड वन इज थर्ड वन इज करेक्ट, राइट। सो यू गेट द अंडरस्टैंडिंग कि मैप किसको बोलते हैं। थैंक्स। ये एग्जाम का डिक्टो क्वेश्चन है, ऐसे ही आता है, हर बार आता है, हर एग्जाम में पूछता है। तो मैप में की वैल्यू होता है कर्ली ब्रैकेट में, और ये की वैल्यू बहुत सारे हो सकते हैं, बट कोई भी की रिपीट नहीं होता, कोई भी की रिपीट नहीं होता। जैसे यहाँ पे 2 नाम नहीं लिख सकते आप, ये यूनिक रहता है। ये वैल्यू सेम हो सकती है, की यूनिक रहेगा। तो मैंने आपको बताया स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, मैप क्या होता है और बुलियन क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं वेरिएबल क्या होता है ओवरऑल, राइट। सो वेरिएबल एक ब्लॉक। सॉरी टू इंटरप्ट जी सर, इस जो लिस्ट है इसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, मतलब इंटीजर का और स्ट्रिंग का लिस्ट में? हाँ हाँ हो सकता है, ओके बट आइटम होंगे एज एन आइटम, जैसे दिस कैन ऑल्सो बी, जी ठीक है सर बट यूज केस होना चाहिए, है ना। जी जैसे जैसे अगर आप फॉर ईच लूप पढ़ेंगे तो फॉर ईच लूप में आपको समझ में आएगा कि फॉर ईच लूप ऐसे काम नहीं करता, वो स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है केवल, तो इसलिए आप वो ये वैल्यू नहीं दे सकते। बट लिस्ट है तो उसमें वैल्यू हो सकती है। हाँ क्योंकि पाइथन में हम लोग यूज करते हैं इसलिए मैंने पूछा हाँ हाँ हाँ, पाइथन पाइथन के में जैसा ही है, यस, थैंक हो सकती है। सो दिस इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है, वेरिएबल भी एक ब्लॉक है, और वेरिएबल जैसे रिसोर्स ब्लॉक मेंशन करते हैं वैसे ही वेरिएबल मेंशन करते हैं। बट वेरिएबल का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ रीजन डिफाइन कर रहा हूँ यूएस वेस्ट 2, और मैंने अभी जस्ट आपसे बोला कि अभी ये जो कोड है, इस कोड को मैं अगर अप्लाई करना चाहता हूँ, मान लो कोड को अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन सीआईडीआर ब्लॉक और रीजन दूसरा है, तो सेम कोड अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूं तो बिना इस कोड में चेंज किए मैं नहीं कर पाऊंगा, करेक्ट। बिना चेंज किए नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मुझे ऐसा करना है कि मैं बिना कोड को चेंज किए करना चाहूं, तो मुझे ये वैल्यू जो है इनको हार्ड कोडेड करने के बजाय इनको वेरिएबल बना देना चाहिए, वेरिएबलाइज कर देना चाहिए, ताकि ये वैल्यू वेरी कर सके। तो उस सिचुएशन के लिए यहाँ पे मैं इनके हार्ड वैल्यू की जगह पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और जब भी लिखूंगा टेराफॉर्म में किसी भी वेरिएबल को, तो हम लोग लिखते हैं वेर डॉट, और उसके बाद वेरिएबल कोई भी जो भी हमें चाहिए, मैं विजय भी लिख सकता हूँ, कमलेश भी लिख सकता हूँ, आशीष भी लिख सकता हूँ, रिंकू भी लिख सकता हूँ, कुछ भी। सो वेर डॉट, फिर मान लो मैंने लिखा रीजन। अब इस पे रेड लाइन क्यों आ रही है वो आपको अभी बताऊंगा। फिर यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं
कि where डॉट, और जब कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो कभी भी डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पे मेंशन करते हैं तो डबल कोट्स में कभी नहीं लिखते। और किसी ब्लॉक की वैल्यू किसी और ब्लॉक में कॉल कर रहे हैं तो वहां पे भी आप डबल में नहीं लिखते, नहीं तो उसका असर खत्म हो जाता है, वो पूरा एज ए टेक्स्ट कंसीडर हो जाता है। तो यहाँ पे मान लो मैंने लिखा where डॉट vpc अंडरस्कोर CIDR, ठीक, दोनों में रेड आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ मेंशन तो कर दिया कि ये वैल्यू वेरिएबल से आएगी। किस वेरिएबल से आएगी? ये वैल्यू आएगी वेरिएबल से जिस वेरिएबल का नाम है VPC CIDR, ये वैल्यू आएगी वेरिएबल से जिसका नाम है रीजन। लेकिन वो वेरिएबल डिक्लेयर कहाँ किए हो? डिक्लेयर नहीं किया है वो वेरिएबल, और ये भी नहीं बताया है कि उस वेरिएबल का टाइप क्या है, स्ट्रिंग आएगा या क्या आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे उस वेरिएबल का मेंशन कर दूं तो वेरिएबल को डिक्लेरेशन करना पड़ता है और उसको करते हैं वेरिएबल के ब्लॉक से। सो आप लिखते हैं वेरिएबल, फिर यहाँ पे आप वो चीज डिफाइन करते हैं, ठीक। सो आप यहाँ पे रीजन डिफाइन करेंगे, रीजन। सेम ऐसे ही आप एक और वेरिएबल ब्लॉक डिफाइन करेंगे जहां पे आप VPC CIDR डिफाइन करेंगे। वेरिएबल पहला, वेरिएबल दूसरा। यहां से रेड खत्म हो गया, मतलब वी आर गुड। बट एक प्रॉब्लम है, पहला ये वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल का डेटा टाइप, अगर आप नहीं भी डिफाइन करेंगे डेटा टाइप तो चलेगा। बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल का डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, ठीक है, इसलिए स्ट्रिंग चलेगा। कोई और होता तो आपको डिफाइन करना पड़ता। तो डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं टाइप, और उसके बाद ये देखो बूल, लिस्ट, मैप, नंबर, सेट, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कर लो। तो यहाँ पे भी आपको टाइप, ये कौन सा टाइप है, राइट, तो ये भी स्ट्रिंग ही होगा, ठीक, स्ट्रिंग करो। अब क्वेश्चन ये है भाई लोग, जब आप ये टेराफॉर्म चलाओगे, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ एक दो, यहाँ पे उन वेरिएबल की वैल्यूज को पास कर दिया, लेकिन जब टेराफॉर्म चलाओगे तो वैल्यू दोगे कैसे? है कि नहीं? वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, ना तो हमारे पास CIDR की वैल्यू है ना रीजन की वैल्यू है, तो रीजन मैं दूं कैसे? डिक्लेयर करना सबको आ गया ना, कैसे मेंशन करते हैं इतना बता दो, फिर उसके बाद चलता हूँ आगे। जी सर। यस सर एक डाउट है सर। एक डाउट है। बोलिए। जैसा रीजन तो एक सर एक काइंड ऑफ नेम की तरह रहता है ना सर, तो स्ट्रिंग आ गया। सो VPC में जैसे वेरिएबल टाइप ऑफ स्ट्रिंग रखे हैं, नॉर्मली हम लिस्ट में सर नंबर्स डालते हैं ना सर, तो CIDR रेंज तो जो CIDR आएगा वो ब्लॉक नंबर है। एक नहीं, लेकिन CIDR रेंज नहीं है, ये CIDR रेंज हम यहाँ देते हैं। क्या दिया था हमने वैल्यू? सिंगल वैल्यू थी वो पूरी, ठीक ही नहीं थी। जी देखो मैंने ये वैल्यू दिया, तो लिस्ट में उसको दिया था क्या? मतलब ऐसे करके दिया था क्या? ऐसे दिया था 192.168.1.0/24 नहीं दिया था, राइट? क्योंकि CIDR ब्लॉक अगर ऐसा लिस्ट में अगर CIDR ब्लॉक कई सारे CIDR सपोर्ट करता तो मैं ऐसा देता, ठीक, ऑप्शन था। लेकिन वो एक ही सपोर्ट करता है, इसलिए ऐसे नहीं दिया था, मैंने ऐसे दिया था, ऐसे। अब ये पूरा स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो रहा है तो नंबर, इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी है, लेकिन ये देखो जब मैंने इसको डबल कोट से कर दिया तो ये स्ट्रिंग हो गया, है कि नहीं? राइट। अगर लिस्ट अगर कब होता है पर 3 से 4 अगर IPs वगैरह रेंज में रहेंगे देने तो हो जब तो लिस्ट में आएगा, करेक्ट, तब लिस्ट यूज करेंगे टाइप। ओके हाँ, करेक्ट। आगे यूज करते चलेंगे, डोंट वरी, अभी तो बहुत जर्नी बाकी है, सारा कुछ ही यूज करेंगे। ओके थैंक यू। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पर तक सबको समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं, अब जो हमें पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे आई थिंक शायद अभी तक का कॉम्प्लिकेटेड होगा, वेरिएबल पासिंग। वेरिएबल को हम पास कर सकते हैं, उसके बहुत तरीके हैं एक्चुअली, सारे तरीके हमें देखने, राइट, यूज केस के हिसाब से। सो पहला जो तरीका है वो है वेरिएबल को हम पास कर सकते हैं बाई आर्गुमेंट एज -var। -var इज इक्वल्स टू, उसके बाद वेरिएबल जो डिक्लेयर किए हो, राइट, फिर इज इक्वल्स टू
उसके बाद जो भी आपकी वैल्यू है वो, एक तरीका तो ये है यार, ठीक। और अगर आप नहीं पास करोगे तो ऐसा नहीं है कि एरर मारेगा, रुक जाएगा, इंटरवेंशन मांगेगा और बोलेगा भैया तुमने वेरिएबल डिफाइन किया, वैल्यू नहीं दे रहे हो मुझे, ठीक। पहले इन दोनों को देख लेते हैं। आओ देखते हैं, कोड मैंने डिफाइन किया, वैल्यू वेरिएबल डिफाइन किया लेकिन वैल्यू नहीं दी है किसी की, इसको हटा दूं, कमेंटेड है वैसे भी इंपैक्ट नहीं होता, ठीक है। ये दो वेरिएबल डिफाइन किए लेकिन इनकी वैल्यू नहीं दी है। चलो देखिए जरा, अगर मैं टेराफॉर्म चलाऊंगा तो क्या बोलेगा ये। मैं टेराफॉर्म प्लान चलाने जा रहा हूं, प्लान चलेगा तभी ये where डॉट रीजन मुझसे मांग लिया कि भैया वैल्यू बताओ, ये है इंटरवेंशन, ठीक, ये है इंटरैक्टिव। अगर आपने डिफाइन किया ही नहीं वैल्यू कहीं पे और यहाँ पे वेरिएबल भर पास कर दिया और डिक्लेयर भी कर दिया, तो ये आपसे वैल्यू पूछेगा, तो आप देते हैं यूएस वेस्ट 2, अरे ठीक, सही है। फिर CIDR की वैल्यू तो आप यहाँ पे दोगे, और फिर इंटर करोगे तो ये आपको प्लान दिखाएगा और उसमें ये CIDR की वैल्यू दिखाएगा। सी दिस, ये देखो CIDR की वैल्यू 10.0 करके दिखा रहा है और प्लान दिखाया। अब जाते, अब अगर आप अप्लाई मारोगे तब भी आपसे वो पूछेगा, पूछ रहा है, देखा, ऑटो अप्रूव किया तब भी, तो ऑटो अप्रूव का तो मतलब ही खत्म हो गया। ऑटो अप्रूव लगाते ही इसलिए है ताकि हमें इंटरवेंशन ना करना पड़े। तो यू अंडरस्टैंड कि दोनों वैल्यू भले आपने डिफाइन किए हैं लेकिन फिर भी आपसे वैल्यू वो मांगेगा अगर आप बिना दिए चलाएंगे तो। अगर आप इंटरवेंशन नहीं चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन हैं। क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है आप एज एन आर्गुमेंट सप्लाई कर दो, जैसे प्लान कर रहे हो ना, तो यहाँ पे लिख दो -var इज इक्वल्स टू, या स्पेस दे के राइट पास कर सकते हो रीजन इज इक्वल्स टू यूएस वेस्ट, फिर एक स्पेस दो, -var दो, स्पेस दो, और उसके बाद VPC _ CIDR इज इक्वल्स टू, और उसके बाद ये स्ट्रिंग है मत भूलना, इसलिए, और ये भी स्ट्रिंग था, इसको भी मत भूलना, ठीक। जो चीज स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में ही देना है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। 192 इसको 172.16.10.0/1 प्लान के टाइम में ये आपने -var उसके बाद की वैल्यू डाल के पास कर दी, इंटर कर रहे हो तो ये क्या बोल रहा है, मांगा नहीं, यूज कर लिया क्योंकि आपने पास किया था, दिख रहा है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि वी कैन गिव विथ -var ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या है कि आप फाइल में डिफाइन कर दो वेरिएबल्स को और उनकी वैल्यू को, की वैल्यू ऐसे ही डिफाइन कर दो फाइल में। कैसे डिफाइन करोगे बताता हूं। इसके लिए आप यहाँ पे एक फाइल बनाओ क्लिक करके, ये फाइल का नाम रखो terraform.tfvars, या फिर terraform.tfvars पे नहीं, फाइल का नाम रखा लेट से myvar.tfvars, ठीक है, कोई भी नाम रख सकते थे। अब यहाँ पे आप वो वेरिएबल से डिफाइन करेंगे जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया है, रीजन और VPC _ CIDR, डायरेक्ट लिख दो रीजन। सर ये वेरिएबल डिफाइन करने के लिए मुझे जो एक्सटेंशन लेना होगा वो TF_vars यूज करना होगा, इज इट करेक्ट? वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करने के लिए
वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करने के लिए टीएफ वार्स लेना पड़ेगा, बट अगर अपने नाम से फाइल बनाओगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है टीएफ वार्स। यही तो मुझे समझाना है, हटा दो इसको, चलो अच्छा ठीक है। ठीक है। रीजन दे दिया यूएस वेस्ट, फिर वीपीसी अंडरस्कोर सीआईडीआर, वीपीसी अंडरस्कोर सीआईडीआर इज इक्वल्स टू 172.16.20.0/20 दे दी। लेकिन यार ये फाइल में आपने वैल्यू दिया है, ये बेचारे टेराफॉर्म को कैसे पता, राइट? तो हम यहाँ पे हाइफन वार हाइफन फाइल इज इक्वल्स टू करके देते हैं, और जो भी मेरी फाइल है उसका नाम देंगे, फिर इंटर करेंगे। VAR लिखा गया। क्या लिख दिया यार, लिखा तो सही है ना, MYVAR। वो पाथ का इशू, पाथ का इशू लग रहा है ना, पाथ का इशू। पाथ तो सही लग रहा है यार, नहीं नहीं, वो मेन एलएस, हाँ पाथ का इशू है यार, कोई उस पे बन गया, वो इंट्रो के अंदर बन गया, इंट्रो के बाहर बन, हाँ intro वही में वही डाल। यार। अब आएगा, फाइल के पाथ का इशू था, हालांकि पाथ भी पास कर सकते थे। अब देखो, एक तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, किया ना, कर लिया। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, बाई एनी फाइल नेम। तो बाई एनी फाइल नेम अगर देना है तो आप हाइफन वार हाइफन फाइल इज इक्वल्स टू करके फाइल नेम देते हो, एंड आप वेरिएबल पास कर सकते हो। यही हमने किया है, ठीक है। सर वन क्वेरी, सर जो हाँ, हम वार फाइल डिफाइन कर रहे हैं, इस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो .txt भी हो सकता है? इस फाइल, अभी मैं वही बता रहा हूँ कि फाइल का कोई भी नाम हो, कोई भी एक्सटेंशन हो, ओके राइट, कोई भी, वो अगर आप पास करना चाहते हो तो आप ऐसे पास करोगे हाइफन वार फाइल, तो वो चलेगा, टीएक्सटी भी कर लो या जो भी मन में आएगा, ठीक है। बट दिस इज नॉट अ करेक्ट वे, राइट, क्योंकि बट दिस इज नॉट .tf रीड करता है ना टेराफॉर्म में, आई वाज आस्किंग अबाउट दैट। हाँ, I'm coming on that, don't worry, मैं सारा कुछ पढ़ाऊँ। जितनी भी फाइल्स अभी तक बनी है टेराफॉर्म में, बाय प्रोडक्ट हो या प्रोडक्ट हो, एक एक फाइल के बारे में डिटेल में बताऊंगा, और एग्जाम को तो इंटरव्यू में भी कुछ चीजें पूछी जाती है वो भी बताऊंगा। तो टेराफॉर्म में जितना भी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, जितने भी टाइप्स है, वो सारे टाइप हम लोग देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है आप एक एक वैल्यू डिफाइन करो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा वेरिएबल्स डिफाइन है, क्योंकि अभी हम लोग तो एक दो छोटा छोटा लिख रहे हैं, लेकिन सोचो इंटरप्राइज में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, तो बहुत सारे वेरिएबल होंगे ऑब्वियसली। सो ऐसे में आप हाइफन वार करके पास नहीं कर पाओगे। अच्छा तरीका उनका क्या है, फाइल से पास करो। तो फाइल पास करने का तरीका क्या है, देखो फाइल का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरीका तो ये है कि आप वेयर फाइल करके कोई भी फाइल है तो आप दे सकते हो, उसका नाम दो, उसका एक्सटेंशन दो, पास हो जाएगी, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। टेराफॉर्म बोलता है कि आप टेराफॉर्म की वेरिएबल की डिक्लेरेशन कर रहे हो ना, वेरिएबल की वैल्यूज अगर आप डिफाइन कर रहे हो ना, तो आप उसको .tf वार्स में दो, ऐसे मत दो यार, ठीक। तो एक तो बेस्ट प्रैक्टिस हो गया कि आपको इस फाइल का नाम चेंज करके myvar.tf वार्स करना है, ठीक। लेकिन अभी भी जब आप प्लान करेंगे .tf वार्स आपको देना पड़ेगा, ठीक। अगर मान लो मैं वेयर फाइल ना दूं तो क्या होगा, इसको पता नहीं चलेगा। भले आपने .tf वार्स लिखा है, लेकिन ये tf वार्स या tf वार्स टेराफॉर्म का ही एक्सटेंशन है, इसे तो अपने से पढ़ लेना चाहिए था ना। क्योंकि जैसे वो मेन .tf को पढ़ ले रहा है और सोच रहा है कि ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो .tf वार्स को भी पढ़ लेना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे अभी मैं चला रहा हूँ तो ये पढ़ ही नहीं रहा है, राइट। इसलिए क्योंकि टेराफॉर्म बाय डिफॉल्ट
वेरिएबल्स की 2 फाइल पढ़ता है। टेराफॉर्म रीड्स वेरिएबल फाइल्स 2 एक्सटेंशंस। पहला एक्सटेंशन एक्चुअली वो एक्सटेंशन है ही नहीं, राइट? पहला क्या है, आप terraform.tf-vars डिफाइन करो प्रिसाइसली, ठीक? गिव द एग्जैक्ट फाइल, प्रिसाइज, तो वो इसको अपने आप पढ़ लेगा, आपको पास करने की जरूरत नहीं। जरा ट्राई करें, रीनेम करो और इसको लिखो terraform.tf-vars, फाइल का नाम दे दिया, वैल्यू वही है। और ये बोल रहा है कि अगर आप terraform.tf-vars फाइल लिखोगे इस नाम से और फिर इंटर करोगे तो आपको पास करने की जरूरत नहीं है, फाइल का नाम पास करने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट इसको वेरिएबल फाइल समझ लेता है अपनी। समझ लिया ना? बाय डिफॉल्ट समझ लिया। यस। बट क्वेश्चन ये कि अगर मेरा फाइल, अब ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। हर एक टेराफॉर्म इंटरव्यूअर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है, मेरा भी है, मैं भी इंटरव्यू लेता हूं तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूं कि terraform.tf-vars में और कोई भी और नाम लिख दूं मैं, विजय, राइट? विजय.tf-vars बाय डिफॉल्ट ये रीड करेगा? नहीं करेगा, लेकिन मुझे कराना है, मुझे कराना है कि ये बाय डिफॉल्ट विजय.tf-vars को वेरिएबल फाइल समझे और मैं सिर्फ टेराफॉर्म प्लान चलाना चाहता हूं। क्या करूं? तो टेराफॉर्म में ये फीचर है कि आप एक्सटेंशन को .tf-vars से बदल के auto.tf-vars कर दो और फाइल का नाम कुछ भी रख लो। सीधे मैंने सिर्फ ऑटो डॉट लगा दिया इस पे, टेराफॉर्म उसको वेरिएबल फाइल रीड कर लेगा सीधे। ठीक है, फाइल का नाम कुछ भी हो, auto.tf-vars है तो टेराफॉर्म उसको रीड कर लेगा। इतना ही नहीं, अगर आप विजय ऑटो TF-vars में एक वेरिएबल डिफाइन किए हो और दूसरा वेरिएबल भाई साहब आप एक और फाइल बनाए हो जिसका नाम आपने रखा है श्याम.tf.auto.tf, क्योंकि हम auto.tf-vars की बात कर रहे हैं, और दूसरा वेरिएबल आपने उसमें डिफाइन किया है, ठीक? एक वेरिएबल इसमें है, एक वेरिएबल इसमें। टेराफॉर्म जैसे main.tf के वैल्यूज आप अलग अलग फाइल में डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल .tf बना दिया और वेरिएबल के ब्लॉक सिर्फ उसमें डिफाइन कर दिए। मल्टी फाइल पे चल रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। वेरिएबल .tf में आपका वेरिएबल डिफाइन है, main.tf में आपका बाकी सारा डिफाइन है, where.reason वगैरह, राइट? तो टेराफॉर्म जैसे main.tf, जब आप टेराफॉर्म प्लान चलाओगे कोई चेंज होगा इसमें? नहीं होगा। जैसे टेराफॉर्म main.tf के कंटेंट को और variable.tf के कंटेंट को या किसी भी फाइल के नाम के .tf एक्सटेंशन लगा हो उसको एग्रीगेट कर देता है, सिंगल फाइल ट्रीट करता है, वैसे ही टेराफॉर्म वेरिएबल फाइल्स में अगर auto.tf-vars लगा है और दो फाइल में है तो उनके वैल्यूज को सिंगल एग्रीगेट करके सिंगल फाइल की तरह ट्रीट कर लेता है। देखो कोई चेंज नहीं होगा, मैंने देखो कंटेंट्स उठा के इधर उधर डाल दिया फिर भी कोई चेंज नहीं, सब सक्सेस है, राइट? ये है हमारा वेरिएबल हाउ वी डिफाइन। कितने तरीके होते हैं terraform.tf-vars फाइल में और auto.tf-vars फाइल में क्या अंतर है,
फाइल कोई भी एक्सटेंशन की हो उससे कैसे डिफाइन करते हैं, -var -फाइल से, और -var से वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम लोगों ने वेरिएबल आज पढ़ा। डिक्लेरेशन, यूज, पासिंग ऑफ वेरिएबल एंड एवरीथिंग। नाउ किसी के पास भी कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अगले 9 मिनट। सर इसमें सीक्वेंस का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, मतलब ये जो No. अलग अलग टीएफ फाइल मर्ज होती तो? ओके कोई नहीं सीक्वेंस नहीं। टेराफॉर्म में कभी भी कोई भी चीज के लिए सीक्वेंस वैल्यू ही नहीं करता। ओके। एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन, एनीबॉडी? वेरिएबल सबको समझ नॉर्मली में आ गया है? सर नॉर्मली वेरिएबल में हम लोग वैल्यूज भी डिफाइन कर सकते हैं ना सर वेरिएबल में? हाँ, नेक्स्ट वही है। एक चीज बचा रह गया, क्या बचा रह गया, आओ उसको देखते हैं। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए मान लो ये जो वैल्यू आपने श्याम ऑटो टीएफ वार्स में दी, इसको हटा दो, विजय को भी हटा दो, ये है वेरिएबल। इसमें एक और आर्गुमेंट होता है डिफॉल्ट। आप चाहते हो कि अगर कोई वेरिएबल पास करे ही ना तो डिफॉल्ट वैल्यू ले ले। जैसे रीजन में आपने दे दिया यूएस वेस्ट 2 और यहां आपने दे दिया 192.168.1.0/24। अब अगर मैं चलाऊंगा तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, वेरिएबल में जो डिफॉल्ट वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू खाली तो हो नहीं सकती, देना तो पड़ेगा। अगर आपने डिफॉल्ट वैल्यू वेरिएबल में डिफाइन कर रखी है और वेरिएबल अलग से कहीं डिफाइन नहीं किया है, नॉट इवन -var के साथ, तो आपका टेराफॉर्म प्लान डिफॉल्ट वैल्यूज उठा के चल जाएगा, अप्लाई भी चल जाएगा डिफॉल्ट वैल्यूज। एक्सक्यूज मी। ओके, चल जाएगा। इफ यू सी हियर इट इज। बट अगर आप वेरिएबल ऑन टॉप ऑफ दिस आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, मोहम्मद फरमान प्लीज बी ऑन म्यूट। अगर आपने इसके बावजूद वेरिएबल डिफाइन कर दिया, तो वेरिएबल डिफाइन किया तो वो डिफॉल्ट वैल्यू को हमेशा ओवरराइड कर देगा। एक और फायदा है, अगर आपने डिफॉल्ट वैल्यूज 2 डिफाइन किए लेकिन आप वेरिएबल किसी चाहते हो यूएस बेस 2 वही रहेगा, सिर्फ ये चेंज करना है, सिर्फ इस वैल्यू को पास करो, बस काम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ terraform.tf लेता हूँ, या ऑटो ले लेते हैं यार, auto.tf लेना सही रहता है हमेशा। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज डिफाइन करता हूँ, CIDR है ना, VPC CIDR इज इक्वल्स टू VPC CIDR इज इक्वल्स टू में। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, डिफॉल्ट वैल्यू है 16, मैं इसको 192.168.1.0/24 कर रहा हूँ। अगर आपने ऐसा किया है तो हमेशा जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है उसको, जो वैल्यू आप यहाँ से देते हो वो ओवरराइड कर देता है हमेशा, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर भी है। ये देखो कर दिया, राइट। सो नाउ यू अंडरस्टैंड डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है वेरिएबल में। जब भी आप वेरिएबल देते हैं तो प्लीज डिफॉल्ट वैल्यू जरूर दीजिए ताकि फेल होने का चांस ना रहे। अगर इनकेस कोई मिस कर गया, कोई वैल्यू नहीं दिया, तो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, राइट। यही था, तो थैंक्स फॉर आस्किंग। सर और एक चीज, नॉर्मली एक वेरिएबल में हम लोग मैंने ऐसे भी देखा है कुछ कोड्स लाइक टाइप इज इक्वल टू लिस्ट ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग, वैसा कुछ एक एग्जांपल दिखा सकेंगे? आगे देखेंगे ना, अभी तो बहुत ओके आएगा। ओके, थैंक यू। हेलो। हाँ बोलो। विजय जी एक और क्वेश्चन है, अगर हम ऑटो नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो मेन फाइल में कुछ लिंक करने का है क्या, प्रोविजन की लिंक कर दें कि इसका जस्ट टैग डॉट ऐसा कुछ नहीं होता, समथिंग कुछ नेम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वेरिएबल फाइल्स की वैल्यू को यहाँ इंक्लूड नहीं करा सकते आप। ओके, देयर इज नो प्रोविजन एज सच।
Terraform is very straightforward. Okay, thank you. Okay. अगर टाइम है तो रिक्वायर्ड वर्जन के बारे में थोड़ा बता देंगे क्या? प्रोवाइडर ब्लॉक में जो रिक्वायर्ड वर्जन करके वो यूज होता हाँ है। वही तो बताया अभी, वो वर्जन कंस्ट्रेंट वही तो बता रहा था। ओके ओके प्रोविजनिंग अभी जो मैंने ये बताया ना, वो ये इसी के ऊपर तो बता रहा था, ये रिक्वायर्ड प्रोवाइडर, ये अच्छा नहीं रिक्वायर्ड वर्जन। रिक्वायर्ड वर्जन की बात कर रहा हूँ। हाँ रिक्वायर्ड वर्जन या हाँ ठीक है, डोंट वरी, मैं ले लेता हूँ, इसको नोट कर लेता हूँ आगे सेशन के लिए। बिल्कुल इसको बताना ही है, वैसे भी टॉपिक में है वो। ठीक, तो अपकमिंग वी विल अंडरस्टैंड पहला रिक्वायर्ड वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिक्वायर्ड वर्जन। दूसरा हम लोग लोकल ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने वेरिएबल पास करने के दो तरीके होते हैं यहाँ, एक वेरिएबल ब्लॉक से, दूसरा लोकल ब्लॉक से। दोनों में अंतर क्या है, कहाँ किसको यूज करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है टेराफॉर्म ऑथरिंग में, वो आपको बताएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। सर अपकमिंग सेशन के लिए आप थोड़ा वेरिएबल का थोड़ा एक टॉपिक थोड़ा 5-10 मिनट में एक ले लेके एग्जांपल के साथ बनाएंगे तो एक रिफ्रेश हो जाएगा सर। आप फिर उसको लेके फिर लोकल वेरिएबल का क्या एग्जाम्पल अपकमिंग सेशन में एक वेरिएबल का एक छोटा सा एक बेस्ट एग्जाम्पल ले लेके आप कोई मशीन बना के एक ऐसा दिखा दिए तो उनको वो अरे इजी हो जाएगा। मोहम्मद, अभी हम लोग ना आज वेरिएबल ब्लॉक पढ़ा है। जी अब हर बार हम लोग जितना भी आगे रिसोर्स बनाते चलेंगे उसमें वेरिएबल का ही एग्जांपल है, तो अपने आप ढेर सारे एग्जांपल, सिर्फ 15 मिनट 5 मिनट नहीं बल्कि डेली आपको वेरिएबल पढ़ने को मिलेगा। हम लोग कैसे, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अभी एक एक ब्रिक है ना, एक एक ब्रिक, ईंट पढ़ाया, चूना पढ़ाया, सीमेंट पढ़ाया, अब सबको जोड़ते जाएंगे, बिल्डिंग बनाते चले जाएंगे, फिर बताऊंगा ये हॉल बन रहा है, देखो उसमें भी वही चीज यूज हो रही है, ये आपका रूम बन रहा है, बेडरूम बन रहा है। ठीक है, तो अभी एक एक करके चल रहा है, ये बेसिक है, इनको तो यूज ही करते चले। थैंक यू। ओके फाइन गाइस, 4 सेशन हुए हैं अभी केवल हमारे पास, अभी 12 में से 4 गए तो 8 सेशन अभी भी हैं। सोचिए अभी बहुत पढ़ने वाले हैं, अभी टेराफॉर्म खत्म नहीं हो गया, आधा भी नहीं हुआ। ओके फाइन, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं सैटरडे। या थैंक यू, बाय। और सर वो जो बुक है उसके हिसाब से हमारे कितने चैप्टर खत्म हो गए? बुक के हिसाब से हम नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छा बुक में बहुत कुछ है, बुक आपको एडहॉक दिया गया है, हम लोग पढ़ रहे हैं जो मैंने आपको गिटहब पे कोर्स करिकुलम शेयर किया है, जो ऑफिशियल टेराफॉर्म के सर्टिफिकेशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अच्छा, मतलब आप जो भी पढ़ाएंगे उससे सर्टिफिकेशन क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट? हाँ जी, अगर अच्छी तरह से किया तो। हाँ जी, उसी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो हम बुक में है, बुक आपको एडहॉक मैंने दिया है वहां पे, ताकि आप रेफरेंस ले सको, रेफरेंस के लिए, किताब से नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, वो 12th का वाला कोर्स नहीं है, डोंट वरी। ओके ओके फाइन फाइन, ओके थैंक यू एवरीवन, या थैंक्स। ओके थैंक यू।